बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, आज का शो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, चूँकि आपको पता है कि सुबह सवेरे बारिश जनाब लाहौर शहर और उसके मज़ाफ़ात में हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी खुनकी जो है वो महसूस भी हो रही है और मौसम बड़ा खुशगवार है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं हूँ उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ होंगी मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और वाकई जी मौसम अच्छा हो तो मूड भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो बड़े ही प्यारी सुबह और ठंडी ठंडी सुबह जो आप सबको मुबारक हो, और इस नई एनर्जी के साथ प्रोग्राम का उज़ैर आगाज़ कर लगता है रमज़ान जो है वो ठंडा होगा। देखिए रमज़ान ने अपने आने से पहले रहमतों का जो है ऐलान कर दिया है, और अबर जो है वो भी रहमत है। बारिश जो है जो जनाब रहमत का काम करती है। और ख़बरों की बात तो जनाब हम लाजमी करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर तो आपको पता है सियासत और सेहत के हवाले से ही चल रही है। बानी पीटीआई की आंख के हवाले से जनाब जो बात हो रही है, अता तारड़ भी यहाँ तक कहने पर मजबूर हुए कि हेल्थ इशू है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत तो मुतमईन है, मगर पीटीआई बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। इमरान खान भी अपनी आंख के हवाले से खासे फ़िक्रमंद हैं। उधर हमारी टीम में भी बड़ी सर्जरी की बातें हो रही हैं। मेरा मतलब है कौमी स्क्वाड के अंदर नामीबिया के खिलाफ मैच में हो सकता है कि आपको बड़े नाम बाहर बैठे हुए नजर आए। और उज़ैर सियासत की तो बात होगी। इससे पहले हम नाज़रीन को ये भी बता दें कि सऊदी अरब में तो रोज़े का ऐलान हो चुका था और रोज़ा था, तो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर ऐलान शाम तक होपफुली हो ही जाएगा। जहाँ जहाँ रमज़ान शुरू हो गया, सबको जनाब रमज़ान मुबारक। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी हम फिर कल रोज़ा ही रखेंगे, इफ्तार में मिला करेंगे आप लोगों से, क्योंकि सुबह के बाद अब रोज़ों की रूटीन बदल जाएगी। सब मुसलमानों की ही बदल है रूटीन, तो हमारी भी चेंज हो जाएगी। और फिर जी इफ्तार ट्रांसमिशन, खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन जो है उसका हम पार्ट सदाए रमज़ान, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। फिर से सियासत की ही उज़ैर बात कर लेते हैं। आप कंटिन्यू कर रहे थे, आप करें। सियासत तो जनाब ख़त्म नहीं हो सकती। सियासत में इख्तलाफात जनाब नई बात नहीं है, हो जाते हैं, मगर जब बात सेहत की हो तो फिर मामला बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकिशाफ किया है कि अलीमा खान इमरान खान की बीमारी को कैश कराना चाहती थी और हमेशा इमरान खान के इलाज के लिए मना कर देती थी। जबकि क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर हम देखें, क्रिकेट दुनिया के 14 आलमी कप्तानों ने दूसरी जानिब बानी पीटीआई की सेहत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है, और उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी इमरान खान की कैद और सेहत पर तंज़िया वार कर रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उनका कहना है कि जनाब सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ती हैं, नहीं कर सकते तो कोई और शोबा इख्तियार कर लें। ये जनाब उन्होंने हाल ही में मशवरा दिया। और नाज़रीन, इस सियासत की कीमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चुका रहे हैं। मोटरवेज़ की बंदिश पर गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक रिमार्क्स दिए कि हुक्मरान जमात अपने लोगों पर रहम करे। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ ही 4 रोज़ से बंद सड़कें खोलने का हुक्म दिया था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहाँ मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे यासिर हुसैन। यासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी सड़कें खोलने का हुक्म दिया, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मोटरवे और जो मरकजी शाहराएं हैं मुकम्मल बहाल हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया जी। आज हाई कोर्ट में बाकायदा जो पुलिस है वो रिपोर्ट भी जमा करवाएगी, तहरीरी रिपोर्ट जमा होगी। कल जो निशानदही की गई है आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कि खैबर पख्तूनख्वा के 14 मकामात जो हैं वो जो है एहतजाज की वजह से रुकावटें लगाकर बंद किए गए हैं। ताहम जो मेन शाहराएँ थी जिनमें हम बात कर रहे हैं, पहले जहांगीरा सवाबी, ये मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ, वो सड़क जो है वो तो खुलवा दी गई है। ताहम जो मोटरवे है वहाँ पर रात गए अभी भी एहतजाज का सिलसिला रात तक जारी रहा। वो सिलसिला यकीनन सुबह तक ही जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेशावर की क़यादत है या कारकुनान हैं वो सवाबी इंटरचेंज के करीब जाकर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, वहाँ रुकावटें डाली भी हैं और वहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं। ताहम जो दीगर इलाके थे जिसमें कोहाट हाईवे की हम बात कर लें, बक्कर जो डीआई खान की साइड लगती है, वो इलाके, वो जो है हमने जो फुटेजेस के ज़रिए या पुलिस प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो हमें रात तक अपडेट्स आती रही हैं उसमें बताया गया है कि वो रास्ते खुलवा लिए गए हैं और पुरअमन तरीके से उनको जो पीटीआई की क़यादत थी या जो मकामी ज़िले सदूर थे उनको एतमाद में लेने के बाद जो है वो सड़कें खुलवा दी गई हैं। लेकिन मैं मोटरवे M1 सवाबी इंटरचेंज
चेंज की बात करूंगा, वो ताहाल अभी भी जो है उसमें रुकावटें खड़ी करके वो रास्ते बंद कर रखे हैं। अभी देखना यासिर, ये भी बताइएगा कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था और जो रिट दायर की गई थी नून लीग की रुकने असम्बली हैं, सूबाई असम्बली सोबिया साहिबा, उनकी जानिब से, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जनाब जो सामान की तरसील है वो भी नहीं हो पा रही और अशिया की किल्लत भी हो गई है, इस तरह की भी चीज़ें उन्होंने कही थी। क्या वाकई ऐसा है, कोई अशिया खुरोनोश की या दीगर अशिया की तरसीली सामान की कोई किल्लत हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन रास्तों की बंदिश की वजह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब हुकूमत आपकी नहीं होगी तो उस किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। देखें ना कि अरसे से हम देख रहे हैं कि सस्ता रमज़ान बाज़ार का इनेकाद होता है पेशावर में, और पेशावर जो है 7 टाउन्स पर मुश्तमिल है, और इस बार जो है एक हफ्ते से तकरीबन क़यादत जो है या हुकूमत वो इस्लामाबाद में है, MPs भी हैं, कैबिनेट मेंबरान भी हैं, बशमूल CM। तो यहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार का इनेकाद नहीं हो सका। आप देखें वज़ारत बल्दियात जो है वो सुहेल आफरीदी के करीबी दोस्त वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी के पास है। अच्छा। अब चाहिए तो ये था कि उनको फ़र्स्ट टाइम वज़ारत मिली है, और वो फ़र्स्ट टाइम वज़ारत भी उनको महकमे बल्दियात, आप जानते हैं ये रिलेटेड टू अवाम ही है, सारे अवामी इशूज़ इसी महकमे बल्दियात से ही होते हैं, और अवाम को रिलीफ रमज़ान में इसीलिए दिया जाता है कि वो अशिया खुरनोश का जो हसूल है वो सस्ते अर्जान दामों ले सकें। जब सस्ता रमज़ान का इनेकाद नहीं होगा तो यकीनन लोग जो हैं वो महंगी अशिया लेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि कोई तरसील नहीं हो रही। आपको पता है जब रमज़ान आता है तो हम ज़ख़ीरा अंदोज़ जिसको कहते हैं, वो एक हफ्ता 15 दिन पहले ही ये तमाम चीज़ें जो हैं मंगवा लेते हैं। तो ये अभी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जो चेक एंड बैलेंस ज़िले इंतज़ामिया का काम है करना, ज़िले हुकूमत का काम है करना, वो जब मिनिस्टर नहीं होगा तो फिर यकीनन इदारे भी उस किस्म का फॉलोअप्स नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, रोडों पर नहीं निकलेंगे, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम नहीं करेंगे। उनकी तो बंदी हुई तनख्वाह है, चाहे हुकूमत है या नहीं, उल्टा वो बहती गंगा में हाथ धोकर अपना जो है अपनी मर्जी से ड्यूटीज़ करेंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जब हुकूमत नहीं होगी तो जो डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, वो अपनी फिर मर्जी का काम करेंगे, और वो काम चला आ रहा है। अब मजबूरन कल पेशावर हाई कोर्ट को IG और जो है चीफ सेक्रेटरी को तलब करना पड़ा, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है वो अदालतों में जाकर हुकूमत के जवाबात दे रही है, क्योंकि हुकूमत तो है ही नहीं। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में 3rd टाइम जो है PTI को जो है ये हुकूमत मिली है। चाहिए तो ये कि जहाँ एक तरफ वो बानी तरीके इंसाफ की रिहाई के लिए अपने जो सियासी मामलात है वो चलाएं, लेकिन साथ में अवाम को रिलीफ दें। अब अवाम जो है दिन ब दिन बददिल होते जा रहे हैं। अच्छा यासिर, तो आवाम को मुश्किलात क्या हैं? हम जैसे कि उज़ैर ने भी आपसे पूछा, डिस्कशन हो रही थी, तो और दीगर क्या क्या मसाइल हैं जो आवाम को दरपेश हैं? क्योंकि रमज़ान आने वाला है, रश भी बहुत होगा, सड़कों पर रश हो जाता है, इस तरह सड़कों की बंदिश होना कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया, और ये अगर हुक्म जारी कर दिया गया तो कब तक ये मामला सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, हमारी जो मेरे कल जो अहम सोर्सेज हैं उनसे बात हुई तो चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा CM से जो टेलीफोनिक रब्ता किया है, तो उन्होंने हाई कोर्ट की तमाम सूरत हाल से उनको आगाह किया है, लेकिन उनको कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि CM नहीं चाहते कि अभी प्रोटेस्ट का सिलसिला जो एहतजाज का सिलसिला है वो रुके या रोक, तो वो आज यकीनन अपनी रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें दर्ज करेंगे कि CM की जानिब से उनको ये जवाब मिला, और उन्होंने अपनी तरफ से, अब देखिए हुकूमत उनकी यहीं पर है तो वो उस किस्म का तशद्दुद भी नहीं कर पा रहे। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। 5-6 दिन पहले जब ये एहतजाज कॉल की गई तो बकर का जो DI खान के रूट से जो पंजाब के जाने वाला रास्ता है, लेकिन वो आता KP में है, वहाँ पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, और जब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है तो उसमें शैलिंग भी हो जाती है, लाठीचार्ज भी होता है। वो DSP जो है विदिन 24 आवर उसको मुअत्तल कर दिया गया, तो वो मुअत्तल करने का इख्तियार भी ऑब्वियसली CM। बिल्कुल यासिर, ये रिपोर्ट भी हुआ, ये सामने भी आया था कि उन्होंने तशद्दुद किया और उसके बाद फिर किस तरह से उन्हें मुअत्तल किया गया, ये सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर आई और आप भी अपडेट करें। बहुत शुक्रिया आपका यासिर। और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस इशू पर, उन्हें भी शामिल बहस करेंगे। इमरान खान की बेनाई के हवाले से भी जो शुकूक व शुबहात हैं, और हुकूमत और अपोजिशन हम देख रहे हैं आमने सामने, अवाम भी सड़कों पर निकल आए, एहतजाज भी जारी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं,
ठीक है, सियासी मामला है, सेहत का मामला है, डिस्कशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मसले का हल निकलना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अवाम इतने परेशान हो रहे हैं, रमज़ान आने वाला है, सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है एक इशू का, वो तो एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन इशू है और बेसिकली उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, उसमें जो कोताही हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है कि क्यों कर ऐसे किसी इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए उस सूबे में जिसमें आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ के आवाम को जो है वो मजबूर किया जाए और उनकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको वायलेट किया जाए और उन्हें रमज़ान से पहले उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें जो सियासी क़यादत है उसकी मतलब ये रवैया मेरे लिए तो बिल्कुल नाकाबिले फ़हम है और बिलख़ुसूस रमज़ान से एक दिन पहले इस किस्म की सिचुएशन का होना बहुत ही अफसोसनाक है। तो मैं तो यही तवक्को करूँगा, बल्कि ये अच्छा एक फ़ैसला दिया है हाई कोर्ट ने और वो रिलीफ दी है और इंतज़ामिया भी उसको देख रही है। तो मुझे तवक्को है कि जो पॉलिटिकल क़यादत है वो भी इस मौके के ऊपर आवाम की मुश्किलात को समझते हुए तो एक जज्बाती नहीं बल्कि एक हकीकी और एक सियासी फैसला करेंगे, क्योंकि सियासत ऑल अबाउट पब्लिक और पब्लिक के इश्यूज को रिजॉल्व करना और पब्लिक के लिए मिनिमाइज करना, ये इसे सियासत कहते हैं। तो मुझे तो वो है कि सूबाई हुकूमत जो है वो सियासी इक़दामात और अपनी जो बिलखुसूस जो गवर्नेंस की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हुए ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगी आम लोगों के लिए, और अगर कहीं हुई भी है तो उसकी इस्लाह करेगी। बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब। इमरान खान की आंख की बिनाई को लेकर बहुत ज़्यादा शुकों को शुबहात पैदा हो रहे हैं और बुशरा बीबी के ज़रिए ये पैगाम भी आया जो उनसे मिलने के लिए गए उनके रिश्तेदार कि इमरान खान जो है वो इलाज से मुतमईन नहीं है, वो अपने ज़ाती मौलिजीन से इलाज चाहते हैं, जबकि हुकूमत जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है और कह रही है कि जनाब बेहतरीन इलाज फराहम कर दिया गया है। आप नहीं समझते कि जब तक किसी की तसल्ली नहीं हो जाती, अगर कोई एक साबिक वज़ीर आज़म अपने इलाज से मुतमईन नहीं है तो उसको तसल्ली बख्श इलाज जो है वो करवाने का हक है? देखें, इसमें देखिए बुनियादी जो इसके बारे में जिसकी राय मुकद्दम हो सकती है वो तो खुद इमरान खान साहब हैं और वो बाहोशो हवा है, वो बता सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे अभी हम 2 मिनट पहले गिला कर रहे थे कि जी KPK गवर्नमेंट को जो है आवाम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए, बहनी मैं मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है कि क्यों कर मरकज़ी हुकूमत जो है वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार हैसियत में रहे हुए फ़र्द के लिए जो है कि ये ऐसी सिचुएशन पैदा करे कि जिसके अंदर उनके मतलब उनका ट्रीटमेंट और उनका इलाज के रास्ते में रुकावटें बने। वो कहाँ जहाँ भी जाना चाहते हो या जहाँ भी उनका इलाज हुकूमत को लेके जाना चाहिए और उनके इलाज कराना चाहिए। ये पूरी का एक प्रिंसिपल है। इससे पहले कितने हमारे लीडर जेलों में रहे हैं, हुए हैं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुए हैं, उनकी वर्दी के डॉक्टर्स से हुए हैं। तो बिल्कुल जो है नाकाबिले फ़हम। मुझे जिस तरह अपने सूबे में खुद सड़कें बंद करना पसंद नहीं आता, वैसे ही एक शहरी को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को हेल्थ की फैसिलिटीज में हिंड्रेंस पैदा करना या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना करना या उसको छुपाना, ये बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद अली दुरानी साहब, इस सारे मामले में आप PTI की सिचुएशन हैंडलिंग को कैसे देखते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे या कर रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि इनको दावत दी गई थी, मदऊ किया गया था, पहले PTI रहनुमा नहीं आए। अब अलीमा खान के बारे में भी बातें आ रही हैं कि जी वो खुद नहीं चाहती हैं, वो उनकी सेहत के हवाले से जी रुकावट बनी हुई हैं। तो ये सारे मामले में PTI को आप मज़ीद जो इख्तलाफात हैं उनके बीच वो बढ़ते देख रहे हैं? देखिए, वो एक मुहावरा है कि हाथ को हाथ सुजाई ना देना, मतलब एक हाथ को दूसरा। इस वक्त जो
पीटीआई के मामलात हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि उनकी लीडरशिप की कैद में होने की वजह से उनके काफ़ी सीनियर लीडर्स जो है वो अभी तक जेलों में हैं। उनकी वजह से अंदर लीडरशिप है जो कि जिनकी के प्लेसमेंट्स की गई हैं या वो जल्दी में वो जीत भी गए हैं लेकिन आ भी गए हैं, लेकिन किसी को पार्टी के मामलात इस वक्त तक हम चूँकि बेसिकली सियासत से ताल्लुक़ है हमारा, हमें सियासी तौर पे समझ नहीं आ रहे कि क्यों कर पार्टी जो है वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने में नाकाम हो रही है। इससे अली अमीन साहब थे, उनका चलो फिर भी कुछ गिरफ्त थी, अभी जो नई क़यादत आई है वो अपनी गिरफ्त करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है, वो कैसे बिहेव कर रही है, उनके क्या गैप्स हैं, क्यों उसमें ये हो रहा है कि जी कोहेरेंस नहीं है। तो अब ये इश्यूज तो डेफिनेटली हैं पीटीआई से रिलेटेड, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी तौर पे ये मसला जो है इसकी हैंडलिंग जो थी वो मरकज़ी हुकूमत की ज़रूरत थी। क्या फ़र्क पड़ता था कि खान साहब को यहाँ जेल से लेते, चौपर में शौकत खानम ले जाते या जहाँ कहीं भी कोई डॉक्टर वहाँ ले जाते, 4 दिन ट्रीटमेंट कराते, फिर वापस ले आते। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी उनका ट्रीटमेंट हो सकता हो तो उन्हें वहाँ ले जाना चाहिए। पूरी दुनिया में ये भागदौड़ी है, वो पुराने जो जितने वो हैं कैप्टन्स हैं वो खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, मतलब हर तरफ ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं दुनिया के अंदर हैं कि जी वो बीमार हैं और उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। मतलब व्हाई टेकिंग बैड नेम एक ऐसे इश्यू के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल दुरानी साहब, अगर हम अता तारड़ साहब का बयान देखें तो वो बड़ा बेहतर है। जो उनके माजी के बयान है वो कहते हैं कि सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बहुत सीनियर सियासतदान और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो तंजियावार करते जा रहे हैं और रुक ही नहीं रहे, और वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने सियासत में मुश्किलात नहीं बर्दाश्त करनी थी तो आप ये कर लेते, वो कर लेते। जरदारी साहब को इतना गुस्सा है, इसकी वजह क्या है इमरान खान पर? देखिए जी, जरदारी साहब का गुस्सा तो खैर अलग बात है, लेकिन जरदारी साहब को अपनी हैसियत, जिस पोजीशन पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं उसका भी ख्याल करना। उन्होंने एक सेक्सिस्ट किस्म का जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि जी ऐसे औरतें रोती हैं। भाई ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। कोई भी मुल्क हो उसका 51% ऑफ द पॉपुलेशन को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकता, और जरदारी साहब बिल्कुल नहीं कर सकते। वो जिस पार्टी की बुनियाद के ऊपर जो है आज प्रेसिडेंट बने हुए वो एक खातून ने बनाई, और उस या खातून की जो मेहनत थी उसके नतीजे में वो आज प्रेसिडेंट बने, मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा। और इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में तो खवातीन का बहुत रोल है, पूरी दुनिया की सियासत में। तो पहला प्राइम मिनिस्टर दिया उनकी पार्टी ने लेडी प्राइम जो है, उसके बावजूद जो है वो इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें कि वो बुनियादी इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक के नुस्वा जो है उसकी वो तौहीन कर रहे हैं। और कभी ईसा के याद करा, मतलब मैं नहीं समझता कि वो इतने मज़ाहिया और इतने बेरब्त किस्म के बयानात क्यों कर दे सकते हैं। जी सही। तो इस पे माफी मांगे और पार्लियामेंट जो है उनका मुआवजा करे इस सूरत हाल के ऊपर कि आप। और दुरानी साहब इस सारे मामले में हम देखें, अब मज़ीद बात करें, क्योंकि सिचुएशन को हमने देखा है, सियासत की नज़र तो कर दिया गया है, चाहे सेहत का ही मामला है, तो आलमी मीडिया तक भी अब बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, हलचल मच चुकी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 14 साबिक आलमी कप्तान हैं जिन्होंने जी ख़त भी लिखा है सेहत के हवाले से। तो आपको लगता है कोई सफारती दबाव, कोई बैनुल अक़वामी सतह से जिस तरह से हम देख रहे हैं खबरें आ रही हैं, कोई दबाव बढ़ेगा? देखिए दबाव तो ऑलरेडी बढ़ चुका हुआ है, अगर बातें मजीद जारी रहेंगी तो मजीद दबाव बढ़ता जाएगा। और सुबकी देखें ना आप, इस वक्त हुकूमत की एग्जिस्टेंस ही कहीं न, मुझे नॉन इश्यूज के ऊपर जो अपने लिए एम्बैरेसमेंट बनाना होता है। अब बताइए ये कौन सा जलसे करने का मौका है कि वो जलसे करने निकले और उसमें इस किस्म नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स वो देते फिर एट द सेम टाइम। मुझे नहीं
एक बीमारी के इश्यू को इतना मिसहैंडल क्यों किया जा रहा है, मुलाकात को इतना क्यों नहीं उनके बच्चों को दिया जा रहा वीजा कि वो आके अपने वालिद साहब। देखिए फैमिली तो उनकी जो बेसिक फैमिली है वो खुद है, उनकी बेगम साहब है, वो भी उनके साथ जेल में, और 2 बच्चे हैं जिन्हें तो बाकी तो रिश्तेदार है ना, उनकी बहनें हो गई, बाकी बड़ी होती है। लेकिन तो एक्सेस एक फैमिली की पार्ट जो मेंबर है वो ऑलरेडी इन जेल है, और दूसरे 2 बच्चे उन बच्चों बिल्कुल को दुरानी साहब, पहले हुकूमत ये बयानियां बनाती थी कि उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान आएंगे नहीं। अब वो आना चाह रहे हैं और वो बात भी कर रहे हैं कि जनाब हम एम्बेसी भी गए लेकिन हमें वीज़ा जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो बिल्कुल उनका राइट है, उन्हें मिलने दिया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में जो भी इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात हैं वो साबिक वज़ीर आज़म को फराहम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका। और बड़ा अहम पॉइंट आपका कि मुल्क का अगर सदर हो तो उसको इस तरह की बातें जो है वो जेब नहीं देती, मुनासिब नहीं लगता कि वो इस तरह के कमेंट करे और किसी की सेहत के हवाले से जनाब वो उस पर तंज करे। बिल्कुल दुरुस्त कहा उज़ैर। और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त तजिया किया कि भाई सेहत का मामला है, और अगर उनका 3-4 दिन आप हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज करवा के आप वापस जेल में बेशक भेज दें, लेकिन इलाज तो करवाएं ना। इलाज उनका हक है और अहले खाना से मिलना भी उनका हक है। किसी का भी कोई प्यारा अगर बीमार हो जाता है तो अपने लोग ही होते हैं ना साथ, तो आप रहनुमाओं पे तो नहीं रिलाई कर सकते। हम इस चीज़ पे भी तनकीद ज़रूर करेंगे कि इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लें गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, राना सनाउल्लाह पे झूठा मुकदमा, कितना बोगस मुकदमा, शाहिद खाकान जैसे लोग जो है वो गिरफ्तार हुए, मिफ्ता इस्माइल, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन एक बात है कि इलाज की सहूलियत जनाब उनमें खलल नहीं आया। अगर किसी ने कोई अपनी सेहत के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट करने के बाद वो प्रेजेंट की, पेश की, तो जनाब उनको बेहतरीन इलाज जो है वो फराहम किया गया। अब भी इसी रवैये का मुजाहरा किया जाना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंक्लूजन यही है कि जी सियासी इंतकाम ठीक है, हर हुकूमत इस तरह से करती आ रही है, लेकिन सेहत के हवाले से प्लीज़ ज़रा थोड़ा ख्याल कर लें तो यही बेहतर होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं रमज़ानुल मुबारक जी होपफुली कल पहला रोज़ा भी होगा, तो सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि नज़्म ज़ब्त और एतदाल का अमली सबक भी है। रोज़मर्रा मामूलात हों, खाने के औकात और नींद का निज़ाम यकसर तब्दील हो जाता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जिस्म की इस तब्दीली के लिए तैयार हो जाएं, खुराक की तब्दीली के लिए तैयार हो जाएं। तो प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं जी। बिल्कुल जी। अगर आपकी अगर डाइट की बात करें वो बैलेंस्ड हो, और उसके अलावा आप ख़ुद को हाइड्रेट रखें और मैदे को गैर ज़रूरी बोझ से महफूज रखें, तो रोज़ा ना सिर्फ बहुत आसान है, हल्का फुल्का है, बल्कि सेहत बख्श भी साबित होता है। और इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे कि रमज़ान से पहले, मतलब एक रोज़ पहले ही हम ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी में कौन सी बेहतरीन तब्दीलियाँ जो हैं वो कर सकते हैं ताकि हम बड़े सेहतमंद और जनाब तवानाई से भरपूर रमज़ान को गुजार सकें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट अमारा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच अमारा। वालेकुम अस्सलाम। अमारा, रमज़ान से पहले निज़ाम हाज़मा को बेहतर करने के लिए और उसको तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कितना ज़रूरी है या फिर ज़रूरत नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, ज़रूरत तो है, ज़रूर है। देखिए रमज़ान जब आता है तो हमारा स्लीप साइकिल बिल्कुल चेंज हो जाता है, हमारा जो है मील टाइमिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा हाइड्रेशन स्टेटस बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, इसके लिए, अपनी बॉडी को, अपने स्टमक को, अपने मेटाबॉलिज्म को सब कुछ रेगुलेट रखने के लिए हम छोटे मोटे चेंजेस अगर अपने लाइफस्टाइल में पहले ही शुरू कर दें, जैसे कि हम अगर नाश्ता जो है वो 8 बजे करते हैं तो हम उसको थोड़ा अर्ली ले जाएं, 6 बजे पे ले जाएं, 7 बजे पे ले जाएं। इसी तरह अगर हम डिनर थोड़ा लेट 8 बजे तक करते हैं तो वो हम थोड़ा अर्ली ले जाएं, क्योंकि हमने 2 मील्स लेने होते हैं, सहर और अफ्तार, रमज़ान में भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ताकि हमारी फास्टिंग विंडो जो है वो थोड़ी सी मेंटेन हो जाए। लंच को आप स्किप कर दें और अर्ली डिनर की तरफ आ जाएं। अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली डिनर, इसमें हमारा 12 से 14 घंटे का फास्ट भी हो जाता है और हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। सेकेंडली, हमारा वाटर स्टेटस, हमारा हाइड्रेशन स्टेटस हमें बेहतर बनाना चाहिए। पहले से हमें ये शुरू करना चाहिए कि हम पानी की आदत डालें, अपने आप को पानी पीना शुरू करें। जो लोग बहुत कम पीते हैं या उनको याद नहीं रहता, या अगर हम पानी सादा पानी पी रहे हैं तो हम कोशिश करें हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डाल लें किसी तरह से। इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप ORS वगैरह नहीं पी सकते तो हम कोशिश करें कि हम उसमें कोई लेमन
या कुछ इस तरह का उसको थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर, थोड़ा फ्लेवर्ड वाटर करके पी लें, ताकि हमारे जो कोई अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है हमारी बॉडी में तो वो रमजान से पहले पूरी हो जाए। पूरी हो जाए। अच्छा, हमारा ये हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं और पानी जी ज़्यादा पीना चाहिए, तो कुछ लोग हैं जो सहरी में पूरा पानी बॉटल्स भर के पी लेते हैं, तो पूरा दिन कितना फिर ट्रबलिंग रहता है, क्योंकि ये सायरन की आवाज़ आती है उनके हाथ में बोतल होती है कि और फिर अजाने भी गिन रहे होते हैं, ये हमारी अजान है, ये उसकी, ये भी बड़े प्रॉब्लम होती है। और लास्ट मोमेंट तक पानी पीना, और ये कितना ज़्यादा, देखिए अननेसेसरीली पानी पीना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी अपने स्टमक में थोड़ी जगह एपेटाइट के लिए भी छोड़नी है। आपने खाना पीना जो है आप अपने आप को ओवरलोड नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को एक अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए। उसके अलावा जितना भी हम पानी पीते हैं वो सुबह उठते साथ बॉडी से निकल जाता है। सिमिलर गोज फॉर फूड, ठीक है ना। अगर हम बहुत हैवी खा लेंगे तो सुबह उठते साथ पेट खराब जरूर हो जाएगा। तो ये है कि पानी पिए, लेकिन ये नहीं कि आखिरी वक्त तक बॉटल हाथ में है आप 2 से 3 और फिर आपने खाना खाया हुआ है और उसके ऊपर से आप पानी पीते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सहरी और इफ्तारी में इस तरह से पानी पिए कि मतलब अगर 2-3 हमें टोटल ज़रूरत होती है 10 से 12 ग्लास पानी की, और वो सिर्फ पानी नहीं है, वो अगर आप चाय पी रहे हैं वो उसमें भी जा रहा है, आप कोई फ्रूट चाट खा रहे हैं या वैसे कोई फ्रूट ले रहे हैं उसमें भी आपको पानी जा रहा है। तो आपने अपना टोटल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको बस 10 से 12 ग्लास आपके दिन के पूरे हो जाए, तो दैट्स गुड। सही, ज़बरदस्त। और इफ्तारी में भी हम फिर जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, फ्रूट चाट भी होगी, तो ये मील कितना चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम दिनों में तो हम कुछ भी खा लेना तो वो कोई इतना ट्रबलिंग नहीं है, लेकिन पूरा दिन आप खाली पेट थे, आपने इफ्तारी का वक्त हुआ और आपने पकौड़े समोसों पे हाथ साफ कर लिया, ऐसा ही है बिल्कुल। तो तली चीज़ें खा लेना, ये कितना मसले का रमज़ान में अब हमने अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना होता है। रमज़ान का वैसे ही महीना इतना बाबरकत होता है, आपकी रूह की इतनी स्पिरिचुअल क्लिनजिंग हो रही होती है, तो एट द सेम टाइम आपको अपनी बॉडी की भी क्लिनजिंग करनी चाहिए। और हमारा जो वैसे भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा लिवर ग्लाइकोजन स्टोर्स जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। मतलब हम जो कार्ब्स, तो हम सारे दिन में फास्टिंग हमारी इतनी लंबी होती है कि हमारे कार्ब्स तो एडिक्वेट होते ही नहीं हमारी एनर्जी के लिए, तो हमारे फैट्स यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप जो है बहुत अच्छी तरीके से खाएंगे अपना खाना, अपने एडेड कार्ब्स नहीं लेंगे, तो इस तरह ये होता है कि आप वेट लूज करते हैं, लेकिन अगर आप लेंगे तो आप वेट गेन करेंगे। तो जैसे आपने कहा तली हुई चीज़ें, अब देखें इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतनी सहूलत हो गई है, एयर फ्रायर मौजूद है, बेकिंग कर सकते हैं आप पकोड़ा खाना चाहते हैं आप खाएं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसको अगर आपने डीप फ्राई कर भी लिया तो आप उसको एयर फ्रायर से गुजार लें, उसमें आलू की मिकदार कम और वेजिटेबल्स की मिकदार ज़्यादा रख लीजिए। एट द सेम टाइम आप चिकन पकोड़ा भी खा सकते हैं, उसमें आपकी प्रोटीन भी चली जाएगी। तो जो कुछ भी आप इफ्तार में खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तला हुआ हो, वो बेक्ड भी हो सकता है, वो ग्रिल्ड भी हो सकता है, और आप अपनी एपेटाइट कंट्रोल करके थोड़ा खाएं। अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है जिसका इजहार बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, मेजोरिटी करती है कि रमज़ान में वो कोई 2-3 किलो गेन कर जाते हैं वेट। कौन सी ऐसी हमारी गलती है, कोई 3-4 जिनकी वजह से हम बजाय कि हम लूज करें हम गेन कर रहे होते हैं रमज़ान में? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हम बहुत बिंज ईट करते हैं, रोज़ा खोलने का नाम हम कहते हैं कि एकदम से सारा कुछ खा लो और जैसे बहुत भूख हड़ताल पे थे हम, ऐसा नहीं है। अब सुना तरीका अगर आप देखें तो उसमें ये था कि 2 खजूरें खाई जाती थी, पानी का ग्लास भी 10 पानी का ग्लास पिया जाता था, खजूरें खाई जाती थी, 10 मिनट के बाद आप कोई सूप, कोई इस तरह की लाइट चीज़ लेते थे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स एक प्रॉपर मील डिनर होता था, एंड दैट्स इट। मतलब प्रॉपर डिनर मैं कह रही हूँ, मैं वो तली हुई चीज़ें और स्नैकिंग नहीं कह रही हूँ। तो इस तरह का ये बेहतरीन तरीका है। तो हाँ, वेट लूज करने का यही तरीका है कि एक तो आप हेल्दी अफ्तार की चीज़ों को अपनाएं, दूसरा डिनर पे फोकस करें, ना कि अफ्तारी पे फोकस करें। आप अफ्तार के साथ आप अपना डिनर कर सकते हैं, आप नमाज पढ़ने के बाद आप प्रॉपर डिनर करें, होल व्हीट की रोटी खाएं, मैदे वाली चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। इस तरह से आप अपना वजन ये सब कैसे करें? नहीं, मेरी बात सुने, इफ्तारी मैंने लाजमी खानी है। इफ्तारी करने के बाद ना डिनर का तो खास एहतमाम होता है, डिनर के लिए अलग डिशेस तैयार होती हैं, इफ्तारी के लिए अलग होती हैं। वो ये समझ लें कि जैसे इफ्तारी हुई है ना, उसके बाद 2 बजे तक 3 बजे तक आपका खाना पीना चलता रहता है। हम लोग रमजान को भी ना एज अ मतलब सहरी तक तो जाग रहे होते हैं, सहरी तक जाग रहे होते हैं, स्नैकिंग भी कर रहे होते हैं, मिडनाइट क्रेविंग्स है उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक है, क्योंकि उसके बाद हमने सो जाना है। जी हमारी बॉडी देखें, हमारी बॉडी को जो भी हम उसके अंदर डाल रहे हैं वो अब उसके बाद हमने सहरी भी करनी है। कुछ लोगों में इतना खा लेते हैं कि सहरी की गुंजाइश ही नहीं होती, तो आपने जरा पोर्शन कंट्रोल करके चलना है। अगर आप स्नैकिंग की, आपको मंचिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, तो आप हेल्दी स्नैक्स को अपनाएं, जैसे
रोस्टेड मखाने हो गए, रोस्टेड आलमंड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, योगर्ट हो गया, इस तरह की हेल्दी चीज़ें जो अब लस्सी का बहुत कॉन्सेप्ट है, अब लस्सी में चीनी डाल के मीठी लस्सी के अलावा हमारी सहरी नहीं होती। तो आप अब इतनी अवेयरनेस आगे मैं कहती हूँ स्वीटनर्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको फीकी लस्सी नहीं पसंद है, नमकीन लस्सी बहुत अच्छी होती है, पर अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप उसमें स्वीटनर डालें, ना कि आप स्टीविया डालें, स्टीविया डालें, और इतने सारे स्वीटनर्स हैं। अगर आप प्रोसेस्ड स्टीविया जो हमें साशास में मिलती है वो नहीं डालना चाहते तो आप प्लांट घर में कर लें और उस तरह से आप ले सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि आप जो है चीनी डाल के उस पे अफ्तारी के साथ भी आपके शरबत और स्क्वॉशेस वो सारा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं करें। लेमन वाटर ले लें, उसमें तुख मलंगा डालें। तुख मलंगा आपको पता है फुल ऑफ फाइबर होता है, तो उसका वैसे भी एक उसकी नेचर होती है, वो फूल जाता है, और जब वो फूल जाता है तो अपने अंदर बहुत पानी ले लेता है। अगर आप उसको सहरी में लेते हैं या आप उसको अफ्तार में लेते हैं, तो आप सहरी या अफ्तारी में अगर आप उसको लेते हैं तो एक तो आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत ज़्यादा देता है, दूसरा वो ना एक हाइड्रेशन पैकेज है पूरा। अगर आप उसको ले लेते हैं तो बहुत देर तक आपकी बॉडी को पानी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपने जो बात की है इसके अलावा हम देखते हैं चिया सीड्स के अलावा कुछ लोग जो लस्सी नहीं पीते वो दही के अंदर इसबगोल यूज़ करते हैं कि एक तो उससे फाइबर भी मिल जाता है, वो फुलनेस का एहसास भी रहता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है। क्या ये रेगुलर इसका इस्तेमाल कोई ख़तरा तो नहीं करता, कोई आपके लिए मसाइल तो नहीं खड़े करता? देखिए अगर आप उसको बहुत एक्सेस में लेंगे तो वो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है, और अगर आप यही बात है ना कि आप उसको 1.5 से 2 चम्मच आप एकदम से अगर अपनी बॉडी को फ़ौरन से देंगे तो वो आपके लिए मसला करेगा। कुछ लोगों को आदत होती है, जिनको फाइबर चाहिए होता है, जिनको IBS का प्रॉब्लम हो या कोई डाइजेस्टिव गट हेल्थ इश्यूज हो, उनके लिए बहुत मुफीद है, लेकिन ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना। 3-4 चम्मच डाल के नहीं लेना, 1.5 से 2 चम्मच आर इनफ, बल्कि बहुत हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। और योगर्ट में आप या ये इसबगोल डाल लें या आप चिया सीड्स डाल लें, या 1 टेबलस्पून आप लें तो आप डेली भी ले सकते हैं उसे, आराम से 1.5 तक आप ले सकते हैं आराम से। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया हमारा आपके वक्त का। और देखें ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, एक बार फिर से याद दिलाने के लिए आवाम को और हमें भी कि रमज़ान आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बस खाना ही है, खाने पे ही हाथ साफ करना है, बल्कि हम तो नॉक कर रहे हैं बार-बार कंट्रोल करके खाना है। एग्जैक्टली हमारा मकसद भी इस टॉपिक को आज शामिल करने का यही था कि कल के लिए तैयार हो जाए। कल के लिए आपने ये समोसों की इतनी जो पैकिंग कर रखी है ना, इफ्तार पार्टी पे भी चले जाएं तो ये ख्याल रखिएगा कि मैदा आपका अपना है। यस अपना पेट समझ कर खाएं, क्योंकि बाद में आपको ही ट्रबल होनी है। तो एतदाल में खाएं हमेशा से हम कहते हैं, और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं। अभी प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, अक्सर कहा जाता है कि सितारे आसमान पर चमकते हैं, लेकिन आज सुनो पाकिस्तान के स्टूडियो की रौनक एक ऐसा सितारा है जिसने ज़मीन पर रहकर कैम्ब्रिज जैसे आलमी तालीमी इदारे को हैरत में डाल दिया। जिस उम्र में बच्चे अभी बुनियादी टेबल्स याद कर रहे होते हैं और लाहौर के 10 साला होने हर तालिब इल्म, मूसा उमर ने O लेवल के मुश्किल तरीन साइंस मज़ामीन में A और A+ ग्रेड्स की लाइन लगा थी। और नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात यह कि मूसा ने ये सिर्फ 9 साल की उम्र में फ़िज़िक्स और रियाजी से शुरू किया और अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी अपनी धाक बिठा दी है। जहां दुनिया भर से लाखों तलबा 16 साल की उम्र में ये संगे में लबूर करते हैं, वहाँ जी हमारे मूसा ने ये कामयाबी, ये जो गैर मामूली कामयाबी है, बड़ी जल्दी समेट ली है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, नन्हे मूसा को जी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया मूसा आपके वक्त का, और आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। अब ये बता दें, माशाल्लाह से सबसे पहले तो बहुत कामयाबी की ये मुबारकबाद आपके लिए। ये आपने कैसे समेट ली, क्या फार्मूला था, हमें भी बता दें ताकि हम भी कामयाबियाँ समेट सकें। First of all, thank you for inviting me. And I used to do I used to prepare from watching videos. I used to pay attention in class. I used to pay attention to what the teacher is saying. I didn't used to pay attention to anywhere else other than the teacher. And then after that, I solved the past papers. I didn't open many books. My teachers didn't say I opened any books, and I really didn't because I did video-based learning so that I could understand the topic, and I also paid attention in class ताकि एक बार तो समझ आ जाए टॉपिक की, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। वाह वाह वाह, ये देखें क्रक्स आपने उर्दू में बता दिया, एक बार समझ आ जाए दोबारा ना पढ़ना पड़े, तो एक बार की अंडरस्टैंडिंग। और देखें ना, बड़ी अच्छी एक बात की है कि मैं वीडियो लर्निंग करता रहा हूँ, यानी टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप उसे उस साइड पे करें। और मूसा की अच्छी बात कहता है, मैं सिर्फ क्लास में टीचर पे फोकस करता हूँ और अपने जो इर्द गिर्द के जो स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, उन पे फोकस नहीं करता। कुछ आपके फ्रेंड ऐसे भी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने
करने की कोशिश करते हैं, क्लास में बातों में लगाते हैं, उन्हें आप किस तरह से डॉज करते हैं? I usually say to them pay attention in class, and I very pay good. attention myself. खुद भी पढ़ते हैं और दोस्तों को भी कहते हैं कि पढ़ें। अच्छा, कितनी देर स्टडी करते हैं? कोई खेलते भी हैं, कार्टून्स वगैरह देखते हैं, तफरी क्या करते हैं एडवेंचर के लिए? So I study normal school hours along with 3 and 4 hours in the evenings, and I don't watch cartoons, but I watch seasons such as The Good Doctor and Young Sheldon. So very I'm a good. normal kid like everybody else. This one is We good. thought you have super powers. You are not a आपके पास normal है kid, सुपर पावर्स by को the इस तरह way. की? अच्छा, हमें ये पता चला है कि जो आम बच्चे को घंटों लगा के चीज समझ आती है, आपको वो मिनटों में समझ आ जाती है। इसकी क्या वजह है? आपको ऐसा क्या लगता है स्पेशल? ऐसे तो नहीं है कि ना हर टॉपिक ना मुझे मिनटों में समझ आ जाते हैं। कुछ टॉपिक्स नहीं भी आते समझ? कुछ टॉपिक्स थोड़ी देर में समझ आ जाते हैं, वो मुश्किल मुझे लगते हैं Right. और कुछ टॉपिक्स जो आसान मुझे लगते हैं वो मुझे जल्दी समझ आ जाते हैं। और ऐसे ये करता हूँ कि ना आई पे अटेंशन इन क्लास एंड आई डू वीडियो बेस्ड लर्निंग, दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड। मूसा, व्हाट वाज योर मोटिवेशन? क्योंकि ये देखे ना, इतना बड़ा इंतखाब करना, ओ लेवल के इम्तिहान देना, एग्जाम देना, ये तो बड़े बड़े तलबा करते हैं। आपके पास क्या मोटिवेशन थी, क्या सपोर्ट सिस्टम था आपका? See, I wanted to become a doctor at a That's very great. young age, preferably a surgical oncologist, a doctor that treats cancer through surgery. So I wanted to do it early, so that I could treat cancer, because a lot of my deaths in my family have been due to cancer, especially my grandmothers who had died in front of my eyes. So I sorry to wanted hear to it. become a surgical oncologist to stop this from affecting others. So I want to do it as early as possible. ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका गोल है और आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे। मूसा, मुझे लगता है कि आपका अगर फेवरेट सीजन की मैं बात करूं, आप एंटरटेनमेंट की बात करी थी, तो मुझे लगता है आपका फेवरेट सीजन तो फिर द डॉक्टर ही रहा होगा। Yeah. वही है Have you अभी watched तक आपका मुकम्मल देखा है भाई, उसका गोल अच्छा, है। और कौन कौन से कोई सीजन हमें बताएं जो आप फ्री टाइम में देखते हैं? I watch Einstein and the Bomb sometimes. And I sometimes also watch football. फुटबॉल, ओह वेरी गुड। अच्छा मूसा, हमें ये बताएं कि आपके घर में भी कोई आपको पढ़ाता है, कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, तो घर में आपको कौन सपोर्ट करता है, कौन पढ़ाता है, कौन गाइड करता है? मेरी टीचर्स सारा एक्सप्लेन कर लेती है मुझे, so it is not really that I don't understand something सही। at home. So ज़रूरत सही। नहीं पड़ती घर में ज़रूरत आपको? नहीं पड़ती। सही। अच्छा मूसा, आपकी वालिदा बताती हैं कि आपने अभी 4 जो मज़ामीन हैं या 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो पास किए, 4 अभी बाकी हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्दर आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं? A registration has been made that I will give my last remaining 4 O-level subjects this May, June. Pak Studies, Islamiyat, English and Urdu. And then I am planning to do A-levels in Zabardast. 1 year at the age of 11. Arre And then I'm planning to get a entry into a medical इंशाल्लाह यू college. विल सक्सीड श्योरली। मूसा, हमें आप ये भी बताएं कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा मूसा का? आपको केमिस्ट्री में भी आपने जनाब A+ लिए हैं। हमारे दौर में अब आपके तो प्ले स्टेशन है ना, PS5 है आपके पास, हम वीडियो गेम्स खेला करते थे, तो हमें वहाँ पे फार्मूला याद होते थे गेम्स के। आपको केमिस्ट्री के फार्मूला याद हैं और चीज़ें। फेवरेट सब्जेक्ट क्या है मूसा का, जिसे आप My बहुत इंजॉय करते हैं? My favorite subject is biology, because I'm very interested in learning about the human body. Wow, ओके जबरदस्त। That's why you और want to स्टार्ट be a आपने doctor. मेंढक से तो नहीं किया? कॉकरोच। नहीं मेंढक पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कोई किया आपने उस पे अभी तक? I have observed some specimens under a microscope. Oh, that's Okay, good, that's okay. good. अच्छा, what are your future plans, मूसा? Like अभी क्या आगे करने की चाह है, अभी ख्वाहिश क्या है, विश क्या है? I plan to become a surgical oncologist, a doctor who treats cancer through surgery. Okay, That's I've okay. already told you. मूसा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी बताएं, मतलब अगर होता है Alternate कि कोई। यहाँ नहीं मैं जा सका तो मैं ये काम जरूर करूंगा, कोई 2 ऑप्शंस बताएं आप। एक तो आ गई, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? If I can't go into the field of cancer,
I will at least try and be a doctor of some sort. ओके ओके अच्छा मूसा, हम मेडिकल में देखते हैं जाएंगे। कि टेक्नोलॉजी का भी दौर है, एआई पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलाई करते हैं। आप कितना रिलाई करते हैं एआई पे और कितना सपोर्ट लेते हैं? AI? Yes. I do not use AI very much. I use ChatGPT sometimes to understand things. Appreciate it. But I usually understand it from my teachers, or I can open a book and understand. वाह, अच्छा मूसा, आप हमें बताएं कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक मूसा की क्या रूटीन होती है, ताकि जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो भी आपसे मोटिवेशन लें कि वो ये समझते हैं कि शायद सुबह से शाम तक मूसा पढ़ता है इसलिए उसने ये इसलिए ऐसे कर ए लिया, प्लस yes. ले लिए हैं। आप उन्हें अपनी रूटीन बताएं और कितने घंटे आप स्टडी करते हैं? So I do normal school hours, Okay. normal school hours, and I put 3 or 4 hours in the evening, and that is normally how much I study. Musa, as you said कि you watch football too. So what are your outdoor activities? You go and play football or something else, or cricket? Yeah, I used to play football with the hostel boys in our school. That's ओके great, that's और फेवरेट फुटबॉलर? Kylian Mbappe. ओह एम्बापे, वाह, लोग रोनाल्डो मेसी की बातें करते हैं, आप उनसे रिलेट नहीं कर पाते, लगता है वो थोड़ा पहले के हैं, मतलब हमारे स्टार्स हैं, तो आपको एम्बापे पसंद है इसलिए। Yeah. और अभी ये कहता है कि मैं ना नॉर्मल बच्चों की तरह तो ये ना समझ लें कि मैं सुपर पावर्स लेके बैठा हूँ। समथिंग डिफरेंट। वेरी गुड, शाबाश, ऐसी कामयाबियां जबरदस्त मूसा। समेटते रहे मूसा। Thank you. और आप Thank you for पाकिस्तान joining का us. फख्र हैं। थैंक यू सो मच एक बार। वाकई जी कितने ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चे हैं इतना माशाल्लाह पढ़ते भी हैं और फिर कामयाबियां भी समेटते हैं और फिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। तो मूसा के लिए बहुत सारी दुआएं, मूसा ऐसे ही तरक्की करता रहे और जो उसके ख्वाब है वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें। और प्रोग्राम में अभी वक्त और यही बच्चे पाकिस्तान का फख्र भी साबित होते हैं जनाब, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलती है। चलते हैं, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत, सुकून और रूहानियत का महीना है, लेकिन पाकिस्तान के एक आम घराने के लिए रमज़ान की आमद से पहले ही एक और आजमाइश शुरू हो जाती है और वो ये है कि जी महंगाई का तूफान आ जाता है जो हर साल रमज़ान से ठीक पहले उठता है और आवाम को बेबस कर देता है। आटा हो, घी, दालें, चावल, लहसुन, प्याज, अदरक सब कुछ महंगा हो जाता है। यानी कि सहर में देखें और इफ्तारी की थाली अगर सजानी हो तो बहुत ही मुश्किल है गरीब आदमी के लिए कि वो अपनी टेबल पर खाना भी उस तरह से भरपूर तरीके से ला सके। तो कराची से लेकर पेशावर तक देखें, बाज़ारों में सिर्फ सरकारी रेट जो हैं, लिस्टें जो हैं वो आवेज़ा हैं, लेकिन इस पर अमल कुछ नहीं हो रहा। आवाम शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये कि पंजाब हुकूमत ने रमज़ान निगहबान पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए देने का ऐलान किया गया है। राशन इमदाद भी 3000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। निगहबान ATM कार्ड जारी हो रहे हैं और हर तहसील के अंदर सहूलत बाजार और दस्तरखान का बंदोबस्त है। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ हुकूमत इमदाद दे रही है और दूसरी तरफ बाजार में लूट मार जारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदगान। कराची से हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से फैसल खान ने, जबकि इस्लामाबाद से निदा मुमताज़ हमें ज्वाइन करी जो हमें ग्राउंड की असल पिक्चर भी दिखाएंगे। तो आप सबको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो अगर हम लाहौर का रुख कर लें और फैसल खान से ये जान लें कि फैसल, आप ये बताइएगा कि इस तरह के जो ऐलानात किए जा रहे हैं, रमज़ान बाज़ार जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं, तो क्या फिर हम ये समझे कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर ही कुछ सस्ती चीज़ें जो हैं वो आवाम को मैसर आ सकेंगी? ओपन मार्केट में ये सहूलत नहीं होगी, वो मनमानी रेट्स पे चीज़ें बेच सकते हैं? जी बिल्कुल सही, ऐसे ही है। जो ओपन मार्केट है वहाँ पे उज़ैर ऐसा है कि मनमाने रेट हैं। स्पेशली ये है कि जो एरिया वाइज डिपेंड करता है कौन सा एरिया है। लाहौर के जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सब्जियों के रेट हैं, फलों के रेट हैं, वो आसमानों से बातें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं, हुकूमत तो कोशिश कर रही है, हमेशा करती है। लास्ट टाइम पिछले साल भी ऐसे हुआ था, रमज़ान बाज़ार लगे थे, उनमें अशिया को नोट सस्ती भी मिली थी। अभी भी ऐसे ही है। इस टाइम पर भी जो लाहौर में सूरत बाज़ार है उनको रमज़ान बाज़ार में बदल दिया गया है और वहाँ पे जो अशिया को नोट हैं वो सरकारी रेट से भी कम कीमत पर दस्तियाब हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट है, जब आप वहाँ जाते हैं तो ज़ाहिर है सार्फिन के दिमाग जो है वो चकरा जाते हैं रेट सुनकर। खुसूसन अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। बहुत बेसिक से फ्रूट जैसे घर में इस्तेमाल होते हैं, खुसूसन रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे फ्रूट चाट बनती है जिसमें केला, सेब,
इस्तेमाल होते हैं। तो इस टाइम पे सेब जो है उसका रेट इस टाइम पे जो सेब काला कल्लू है उसका रेट 500 रुपये पे चला गया हुआ है। केला जो भी कुछ दिन पहले 150 रुपये बिक रहा था, इस टाइम पे 300 रुपये पे चला गया हुआ है दर्जन। तो ये चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। सब्जियां अभी भी ठीक हैं, आलू की कीमत काफ़ी कम है, मार्केट में भी कम है। वैसे सरकारी रेट जो आलू का 20 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में 30 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। इसी तरह प्याज जो है 60 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट है, जबकि मार्केट में मिल रहा है 70 रुपये 75 रुपये। इसी तरह टमाटर थोड़ा सा महंगा है, कदरे 90 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट है इसका, जबकि मार्केट में मिल रहा है टमाटर मिल रहा है 120 130 तक मिल रहा है। तो चीज़ें जो हैं सब्जियां फिर भी इस जो सारिफीन है इस काबिल हैं कि वो खरीद सकें, लेकिन फल जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रमज़ान में, किसी तौर पर वो बहुत महंगे हैं। सूरत बाज़ार जो हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया रमज़ान बाज़ार में, लेकिन उसमें की चीज़ें सस्ती हैं, म्यारी भी हैं। मैं कल गया था, वहाँ पे विजिट किया मैंने, तो चीज़ें ठीक मिल रही थी वहाँ पर, सब्जियाँ भी ठीक थी, फल भी ठीक थे और उनके रेट भी ठीक थे। लेकिन जो मामला है ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि जो ज़ाहिर सी बात है आवाम ने लोकल मार्केट में जाना है, नियर मार्केट में जाना है, वहीं पर जाके चीज़ें खरीदनी है। जो रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर जाने आने किराया लगता है, फिर रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो उसमें भी ज़ाहिर मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसी है, कॉस्ट बढ़ जाती है। फैसल, ये सिचुएशन तो आपने लाहौर की बता दी है कि अगर रमज़ान बाज़ार की तरफ आना जाना हो तो वो जितनी आपने लेस प्राइस में चीज़ खरीदनी है वो किराए में ही जब लग जाएगी, टाइम भी अच्छा खासा और रश भी बहुत बढ़ जाता है इस दौरान बाय करना। ठीक है, अगर रेट कम भी हैं तो लोकल मार्केट में अगर रेट कम अवेलेबल हो तो जो आसानी ज़्यादा हो सकती है आवाम को। कराची का रुख कर लेते हैं, आसिफ अली सैयद से जानते हैं। आसिफ, यहाँ सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है लाहौर से, और फ्रूट क्या सस्ते मिल रहे हैं? क्योंकि सब्जियां तो चले सस्ती मिल ही जाती हैं, रमज़ान में फ्रूट की बहुत अहमियत बढ़ जाती है। इफ्तार टाइम पे फ्रूट चाट ना हो तो लोग इतनी खुशी से इफ्तारी भी नहीं कर पाते हैं, तो फ्रूट्स यहाँ पे सस्ते हैं? जी बिल्कुल, देखें रमज़ान मुबारक की जब आमद अभी हुई है और उससे पहले हुकूमत ने जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी, तो जब पेट्रोल ही बढ़ जाता है तो उसके बाद कीमतों में इजाफा शुरू हो जाता है खुद ब खुद। फ्रूट की जो लिस्टें जारी की जाती हैं कमिश्नर कराची की जानिब से, ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि वो जो लिस्टों के मुताबिक ही मार्केट में चीज़ें मिल रही हों। सेब की हम बात करें तो लिस्ट में जो दर्जा अव्वल का जो सेब है गोल्डन सेब, वो 314 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन मार्केट में वो 550 600 रुपये इस तरह से दस्तियाब है। क्योंकि रमज़ान आ गए हैं इसलिए कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है। केला जो है वो दर्जा अव्वल वो भी जो है 150 200 और 250 रुपये तक इस तरह से दस्तियाब होता है। लेकिन रमज़ान से पहले भी अगर हम बात करें तो उससे पहले भी केले के ऊपर पता नहीं, हालांकि इतनी वाफिर मिकदार में फल आए हुए हैं, हर किस्म के फल मौजूद हैं इस मौसम के, लेकिन कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अमरूद जो है वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि लोग कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं। हम यहाँ इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिलीज से भी बात हुई थी, ऐसी भी फैमिलीज़ आई यहाँ पर जो अपनी रमज़ान की ग्रोसरी ख़रीदने के लिए आई थी और वो बग़ैर कुछ ख़रीदे, अभी हमसे एक फैमिली से हमने बात की है, वो बग़ैर कुछ ख़रीदे यहाँ से चले गए क्योंकि कीमतें जो हैं इस हद तक ज़्यादा बढ़ी हुई हैं चीज़ों की। मसाला जात हैं, दाल चावल हैं, घी तेल है, उनकी भी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चीनी जो अभी तक 140 रुपये मिल रही थी, अचानक से वो 155 और 156 रुपये किलो हो चुकी है। इसी तरह चावलों के रेट हैं, दालों के रेट भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोई भी दाल जो है आपको 280 रुपये से और 250 रुपये से कम में दस्तियाब नहीं है यहाँ पर। हालांकि 210 रुपये रेट है किसी दाल का, तो किसी का 220 है, लेकिन 250 से और 300 रुपये तक कम से कम इन चीज़ों के सबके रेट हैं। आप समोसों की बात कर लें तो उसके भी रेट जारी किए गए हैं, लेकिन वो 40 रुपये एक ग्लास का जो समोसा है वो कमिश्नर कराची ने बताया कि वो आलू का है, वो भी एक ग्लास का जो समोसा है वो 40 बिल्कुल बिल्कुल इन चीज़ों के भी जो रेट है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन हर दुकानदार क्वालिटी के एतबार से अपना रेट जो है वो मुकर्रर करेगा। आसिफ हमारे साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, निदा मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है। निदा, ये समझा भी जाता है और ये हकीकत भी है कि लाहौर और कराची की निस्बत इस्लामाबाद में जो प्राइसेस हैं वो हाई होती हैं हर चीज़ की। बताइएगा बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, अशिया वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, किस क्वालिटी की मौजूद हैं, किस कीमत पे बिक रही हैं? बिल्कुल, देखिए रमज़ान की आमद है और कल पहला रोज़ा भी मतवक्के है और कहा यह जाता है कि जी रमज़ान आ रहा है, रहमत व बरकतों का महीना है, लेकिन साथ साथ महंगाई जो है वो भी इस्लामाबाद की मार्केट्स में आ चुकी है और जो कीमतें हैं फलों की और सब्जियों की हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर कल रोज़ा होता है तो आज जो मार्केट्स के रेट हैं वो कल की निस्बत आज ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि जब भी रमज़ान होता है तो फ्रूट चाट बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन जो मार्केट में फ्रूट्स का रेट है वो देखने के बाद तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि इस मरतबा लोग जो है फ्रूट चाट से महरूम रहेंगे। अगर मैं सेब की बात करूं तो सेब के मुख्तलिफ यहाँ पे इकसाम है इस्लामाबाद की मार्केट्स में, जो कि 200
रुपए किलो से 400 तक था, लेकिन आज जो कम से कम सेब है वो भी तकरीबन 250 रुपए फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह केले की बात करें तो वो भी उसकी कीमत भी बहुत बढ़ गई है। इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केट में जो केले का रेट है वो 280 रुपए दर्जन है, जो कि कल तकरीबन 200 तक था और आज एकदम से वो जो है 280 तक चला गया है। इस तरह खजूर जो है वो भी तकरीबन 400 से ज़्यादा रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है मार्केट्स में। अच्छा, इसी के साथ साथ पकौड़े जो है उसके बगैर आपको पता है कि रमज़ान जो है वो अधूरा और नामुकम्मल है, लेकिन बेसन का जो आज मार्केट में रेट है वो 360 रुपए फी किलो है। तो लोग बहुत इस हवाले से परेशान हैं। मुर्गी की इस तरह कीमतें बढ़ रही हैं। घी की बात करें तो ज़ाहिर है रमज़ान में जो ख़रीदारी है लोग वो बहुत ज़्यादा करते हैं, इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे। और रमज़ान में मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामाबाद में भी सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं। जो रेट्स हैं उनमें तो कमी आती है उन सस्ते बाज़ारों में, लेकिन वो फिर क्वालिटी जो होती है फ्रूट्स की, सब्जियों की, वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो इस हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि रमज़ान आता है, पूरी दुनिया में जो है चीज़ें सस्ती होती हैं, कीमतों में कमी आती है, पूरी दुनिया में चीज़ें सस्ती होती हैं, आवाम को सहूलत दी जाती है और पाकिस्तान में जो सहूलत आवाम को मिल रही है उससे फ़ायदा उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों नुमाइंदगान का डिटेल बताया जी, कहाँ कहाँ कितनी प्राइसेस हाई हैं और कहाँ क्या सहूलत दस्तियाब है। और वाकई अब फ्रूट खाना तो बड़ा मुश्किल हो गया रमज़ान। लगता है रमज़ान की जितनी रहमतें बरकतें हैं, फयूस बरक़ात, ये ताजिर हजरात जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं यही मिलके समेट रहे हैं, जो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं, पैसे भी समेट रहे हैं और हर चीज़ भी समेट रहे हैं। और वाकई ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए और हुक्मरानों को इस हवाले से सोचना चाहिए। लिस्टें आवेज़ा कर देते हैं और जो लोग कम प्राइस पे आपको चीज़ें मिल रही होती हैं उसकी क्वालिटी नहीं होती है, तो क्वालिटी के मयार को भी बेहतर बनाना चाहिए और कम प्राइस में चीज़ें मिलनी चाहिए। और खजूर भी सस्ते दामों दस्तयाब होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रूट ना मैसर आ सके तो एटलीस्ट खजूर से तो आवाम रोज़ा इफ्तार कर सके। तो खुदारा थोड़ा महंगाई के हवाले से हाथ हौला रखें ताकि आवाम, बिल्कुल जी, लोग ताकि रमज़ान का जो मज़ा है वो भरपूर तरीके से ले भी सकें और अपनी इबादत पे फोकस कर सकें, ना कि इस चीज़ पे कि जनाब सस्ती चीज़ें कहाँ मिल रही हैं वहाँ चलते हैं, उस बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं। ये वक्त बड़ा कीमती होता है सबका। अब जानते हैं कि जनाब मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके ज़हन में सवाल है कि रमज़ान का जो पहला अशरा है ये क्या ठंडा होगा, गर्म होगा। तो अभी आपको जनाब दर्जा हरारत बता देते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा, जबकि शिमाली इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जान लेते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 10 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 2 और कम से कम -9 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर का रुख करें और आपको आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएं तो मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 22 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 13 और कम से कम 0 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि सवात की बात करें जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 13 और कम से कम 1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है।
और शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर हम देख रहे हैं 26 और मिनिमम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 29 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कोयटा का रुख करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम 4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे सुबह सिंध का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची की बात करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 30 और कम से कम 17 डिग्री तक रहने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। जी तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। और अब हम क्रिकेट की दुनिया से एक नाम है जो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है, तो उनका जिक्र कर लेते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इमाद वसीम ने 16 फरवरी को अपनी ज़िंदगी के नए बाब का आगाज़ करते हुए दूसरी शादी कर ली। और शादी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। और सबसे पहले इमाद की साबिका अहलिया सानिया अशफाक ने शादी की वीडियोस शेयर की, जिनमें इमाद और इन्फ्लुएंसर नायला राजा केक काटते और खुशियों का जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बादअज़ा इमाद वसीम और नायला राजा ने खुद भी इंस्टाग्राम पर जी शादी की तस्दीक कर दी और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कमेंट्स का अंबार लग गया। इमाद वसीम ने वाज़ेह किया कि उनकी पहली शादीशुदा जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से गुजरी है और शादी कामयाब भी नहीं रही। ताहम इस दौरान बच्चों की सूरत में उन्हें ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमतें हासिल हुई, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं। और ज़राए के मुताबिक इमाद ने पहली अहलिया से अलहदगी के 2 माह बाद दूसरी शादी की है। ये शादी सोशल मीडिया पर काफ़ी तबसरों और वायरल मनाजर का सबब बनी है, जहाँ सारिफीन ने खुशियों और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ ये भी बताते चले कि इमाद वसीम ने 2019 में सानिया अशफाक से शादी की थी और दोनों के 3 बच्चे हैं। और इमाद ये भी कहते हैं कि जनाब वो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं और पूरी तरह से उन्हें वो सपोर्ट भी करेंगे। सोचते हैं कि बच्चों का ख्याल रखना है, बीवी का तो चलो साबिका बीवी का ख्याल रखें ना रखें, बच्चों का अगर ख्याल करना चाह रहे हैं तो ये बड़ी थोड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन अब मेरे ख्याल से नायला के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, पता नहीं तस्दीक ना हो सके, उनकी भी कोई ये दूसरी के तीसरी शादी है। और साबिका बीवी थोड़ी गुस्से में भी नजर आई, बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। आपको पता है कि ये शादी कंट्रोवर्शियल इसलिए हुई है कि आपको पता है कि लंदन में इनका एक सामने आए थे कुछ इस तरह की वीडियो सामने आई थी, पिक्चर सामने आई थी, तब इन्होंने डिनाई किया था, बड़ा सख्ती से डिनाई किया था मोमेंट करके ना। और नायला राजा जो कि आपको पता है कि पेशे के एतबार से वकील भी हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा डराया भी था कि मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगी, इस तरह की बातें भी की। लेकिन अब जब शादी हुई तो लोगों ने कहा कि अब वो सारी बातें कहाँ गई। तो अब सोचें कि अपने ऊपर ही कोई कानूनी कार्रवाई कर लें, जो हर किसी को वैसे ये डराती रहती हैं कि अपने जो जिनके शौहर तंग करते हैं ना, उन्हें मुझे बताएं, मैं डॉक्यूमेंट्स भेजूंगी। तो मुझे लगता है कोई शादी के डॉक्यूमेंट तो नहीं भेज देते। ख़तरनाक काम है। बहरहाल ठीक है, उनकी दूसरी शादी होगी, अल्लाह कामयाबी दे। अब ब्रेक के बाद जी क्रिकेट की दुनिया से मज़ीद खबरें भी हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से खबर शामिल करेंगे, उस पर नुमान नियाज साहब का तजिया भी लेंगे। तो प्रोग्राम में जी हमें अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक कहावत है कि जीत खुशी देती है, लेकिन जब जीतने वाले आपस में लड़ने लगें तो ये खुशी भी सवालिया निशान बन जाती है कि ऐसा क्यों हो गया। और 15 फरवरी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। भारतीय मीडिया जश्न में था, मगर मैदान में कुछ और ही हो रहा था। और जो सोशल मीडिया पर फिर हमने देखा कि फैल गया ये मामला, और पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान शाहीन आफरीदी का कैच कुलदीप यादव के हाथों ड्रॉप हुआ। हार्दिक पांड्या आग बगोला हो गए। इनिंग्स ख़त्म होते होते दोनों में तकरार, और फिर मैच के अख्ताम पर कुलदीप यादव कप्तान सूर्या कुमार यादव को धक्का देकर आगे निकल गए। तो क्या भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी ये सब कुछ देखने में आया होगा? अच्छा हुआ, क्या डिस्कशन हुई, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे।
और भारत में अच्छा हो या ना हो, पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम ज़रूर परेशान है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो सर जोड़कर बैठी है और वजह वही ग्रुप स्टेज पर ही डू एंड डाई वाली सिचुएशन। आज दोपहर 2:30 बजे पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ मैच है। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। अगर इनको ड्रॉप किया जाता है तो फिर किसको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी, और क्या ये तब्दीलियां ज़रूरी हैं इस मैच के लिए? जान लेते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब से। डॉक्टर नुमान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, पहले ज़रा भारत के ड्रेसिंग रूम के हवाले से बताइएगा कि इस तरह के मनाजिर क्या असर छोड़ते हैं? कुलदीप यादव ने अपने ही कप्तान सूर्य कुमार यादव को धक्का दिया, ये सिर्फ एक लम्हे का गुस्सा था या भारतीय टीम के अंदर कोई मसला भी चल रहा है? आप क्या देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो जी ऑलवेज अ प्लेजर आपके शो में आना। जहाँ तक इन लोग है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जब हाई इंटेंसिटी मैचेस होते हैं जी, और इंटेंसिटी के अलावा कुछ पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो मार्की मैच है वो सिर्फ ये ठीक है कि हमें कंपटीशन कोई नज़र नहीं आता, लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट में जिस तरह वो कैच निकला हार्दिक पांड्या की शायद बॉलिंग थी और कुलदीप यादव ने जो छोड़ा, उसके बाद जो उनका रिएक्शन सूर्य कुमार को आया, ये सिर्फ रिएक्टिव मोमेंट थी जी। एंड हाईली प्रोफेशनल आउटफिट है इंडियंस, जो हर एक का एक डिफाइंड रोल है। और कुलदीप यादव का अगर आप ये देखेंगे, डिस्पाइट हैविंग बीन अ मैजिकल बॉलर, अ मिथिकल बॉलर, वो सिर्फ उन्हीं टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं जहाँ पे पता होता है कि ऑब्वियस मैचअप में वीकनेस नजर आती है, वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट लाए जाते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर जो हैं वो जसप्रीत बुमराह के साथ खेल रहे होते हैं। सो ऑब्वियस इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और रिएक्टिविटी जरूर आती है एक इतने इलेक्ट्रिक मैच में, लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रेच टू फार ऑन द क्योंकि हमें नमकीन चीजें चाहिए हैं लज्जत से भरपूर। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि उसने मार सूर्य कुमार को, सूर्य कुमार कप्तान है, को रेबेलियन हो गया। नॉट एट ऑल। जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ नुमान साहब। जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया जो भी होना था यहाँ पर। और ऐसा बहुत होता है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इवन ये वेस्टर्न टीम्स में भी आप देखते हैं ये हो जाता है, बिकॉज अच्छा एक चीज हम लोग भूल जाते, इंटेंसिटी में ये रहे होते हैं तो इनमें एड्रेनलिन रश भी होता है और इनमें हार्मोन्स भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, इनकी हार्मोनल चल रही होती है सैचुरेशन, तो वो काउंटर रिएक्टिव हो जाते हैं। सही। और फिर परफॉर्म भी तो अच्छा करते हैं ना, तो फिर चले इतने एग्रेसिव हो रहे होते हैं वो, क्योंकि वो बहुत पैशनेट होकर खेल भी रहे होते हैं। नुमान साहब, अब हम बात कर लेते हैं डू एंड डाई मैच की। ज़रा ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को नामीबिया मैच से ड्रॉप किया जा सकता है और सीनियर खिलाड़ियों को हटाने का ये जो मुतवक्के फैसला किया गया, आपको कैसा लगता है? और क्रिकेट की तारीख में ऐसे फैसलों का नतीजा क्या रहा है? एक तो जी सबसे पहले ये जो 15 रुकनी टीम सेलेक्ट हुई थी ना, हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं। वेरी क्विकली आई ट्राई टू गिव इट टू यू कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, चाहे वो रेड बॉल है चाहे व्हाइट बॉल है, अब वो इररिलेवेंट हो गई है इंटरनेशनल टॉप टीम्स को अगर आप कंपैरिजन में देखें। और वो इररिलेवेंट इसलिए हो गई है कि मॉडर्न क्रिकेट में बहुत सारी साइंटिफिक इंटीग्रेशन आ गई है, सुपरा फिटनेस की बात होती है, बायोमैकेनिक्स की बात होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है, एथलेटिसिज्म की, गेम अवेयरनेस की, एग्जीक्यूशन की, सिचुएशनल। हम लोगों ने ये किया ही नहीं, और हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि शायद हमारे क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि वो रेलेवेंट नहीं उन ऑफिसर्स को जो कि वो और उसके बाद हम आगे रेजिस्टेंस टू चेंज इसलिए कि हम खुद प्रोग्रेस करना नहीं चाहते, और जो लोग सैवी हैं जो ये काम कर सकते हैं उनको हम आने नहीं दे सकते क्योंकि हमारी इनहेरेंट इनसिक्योरिटी है। तो उसकी वजह से हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा। जब पाकिस्तान की टीम जो हम लेजेंड्स प्रोड्यूस करते थे और पाकिस्तान की टीम जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करती थी, वो टाइम था कि दुनिया की क्रिकेट भी नेचुरल फ्लेयर और फ्लेबॉयंस पे खेलती थी और वो भी साइंटिफिक इंटीग्रेशन के बगैर थे, तो आप उनको कम्पीट करते थे। लेकिन अब आप उनके कंपटीशन में रहे नहीं। आपको मान लेना चाहिए बॉटम ऑफ द टेबल नंबर 7 की टीम है जो कि जरा सा ऊंची है एसोसिएट मेंबर्स से। ये हो गई दो चीज। तीसरा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फेवरिज्म, नेपोटिज्म और एक क्लैन सिस्टम चलता है जी, कबीला सिस्टम जिसको जी। क्या हुआ कि ये जो 15 की टीम सेलेक्ट हुई, ये भी ठीक सेलेक्ट नहीं हुई थी। बाबर आजम मर्जी रेपुटेशन हो, बाबर आजम जितनी मर्जी एक्सेलेंस के साथ पाकिस्तान को सर्व किया हो, लेकिन T20 कंप्लीटली इररिलेवेंट है। अगर वो उनको आपने फोकस करना था तो उनको एज ओपनर करते, जो उनका टेम्पलेट था कि वो अपने स्ट्राइक रेट के साथ गेम को डीप लेके जाते थे। आपने पहले तो उनको कंफ्यूज किया और उन्होंने खुद अपने आप कंफ्यूज किया,
और उनकी एक्सटर्नलाइज प्रॉब्लम इंटरनलाइज प्रॉब्लम एक्सटर्नलाइज हुई, और जिसके बाद से उनका फेलियर का सीक्वेंस शुरू हुआ। जो बिग बैश में जिस किस्म की उनका सेल्फ बिलीव था वो टीम में सेलेक्ट नहीं होते थे। अपने सरहद की ज्यादती और मास सदाकत के साथ ज्यादती की, ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती की। सेकेंडली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शहनशाह अफरीदी अगेन हम लोग इंजरी मास्क करते हैं क्योंकि हमारे मेडिकल पैनल विजिलेंट नहीं है। जो विद इन द टीम मेडिकल को देखते हैं, जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारे रिहेबिलिटेशनिस्ट, ये सारे प्लेयर्स की खुशामद चाहते हैं बिकॉज इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, उनको टेपे लगा के खिला देते हैं। शाहीन वाज नेवर फिट। मैंने अपने शो में राशिद को कहा था जब इसकी इंजरी हुई थी बिग बैश में शाहीन की, मैं ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता, चाहे टियर 1 लिगामेंट है, ये इसको लगेंगे 3 से 4 महीने टू रिहेबिलिटेट प्रॉपरली। लेकिन आप इंजर्ड ले गए, रेपुटेशन पे ले गए, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम कुछ प्लेयर्स को मार्जिनलाइज करते रहे, यंगस्टर्स को, क्योंकि हमारे ज़हन में हमारा फेवरेट, हमने एक स्पिनर लेके आना था ऑलराउंडर जो कि रिहेबिलिटेट करके आ रहा था अपनी सर्जरी के बाद, उसको हम उसको ले आए। अब ये हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सिलेक्शन। अब आप कोई पूछे कि आपकी मिडिल ऑर्डर थी नहीं, आपने टॉप ऑर्डर को घुसाया मिडिल ऑर्डर में और उनको रोल्स बजाय कि आप डिफाइन करते हैं उनके रोल्स उनके ऊपर थोपे गए। फिर बाबर आजम डिजास्टर किया कि नंबर 4 पे खिला दिया, उसको तो खुद ही नहीं खेलना चाहिए था, उसकी तो गेम ही नहीं है कि वो 4 पे तो टीम का बैलेंस भी खराब करेगा, अपने आप को भी एम्बैरस सही करेगा। अब आप जब वहां पे पहुंचे, वहां पे भी आपने जुल्म ये किया क्योंकि आपने अपने फेवरेट्स को प्रोटेक्ट करना था। तो आपने देखा होगा कि फ़हीम अशरफ को खिलाया लेकिन एज ए फील्डिंग ऑलराउंडर खिलाया, बैटिंग उनकी अंडर यूटिलाइज है, नीचे आते हैं, बॉलिंग आपने उनसे करवाई नहीं। आप मैच के बाद पता लग जाना चाहिए था कि शाहीन सस्टेन नहीं करेगा। आपने अपने पर्सनालिटी को प्रेफर किया टीम की रिक्वायरमेंट पे। उसके बाद शादाब खान को आपने बॉलिंग करवानी थी, तो आपको पहले तो नकीम गुम गई है, तो इब्रार भी ड्रॉप हो जाते, कभी 3 मैच इकट्ठे नहीं खेले थे वो, तो क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दे दी थी वर्ल्ड कप, तो वो आ गए और वो हैं भी वन ऑफ द टॉप बॉलर्स। अब आते हम क्या, आप इंडिया के मैच का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। आप फखर जमान जो 4 नंबर पे फखर जमान 150 का स्ट्राइक रेट है चेजिंग में, वो आजकल रन नहीं कर पा रहे थे, या इंजरी है या फॉर्म नहीं थी, अब उनको भी लेके गए, बार बैठा दिया। अच्छा, अब आप विकेट कीपर, कोई भी रेगुलर विकेट कीपर नहीं लेके गए रिजवान के बाद, और आप जो है स्टैंड इन विकेट कीपर रख लिए। उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग नहीं करता। इवन इंडिया लोग कहेंगे उसे 40 कर दिया 34 पे, जहां पे कुलदीप यादव आया उसको क्योंकि समझ नहीं आ रही थी, उसे टांग रख के स्वीप मारने शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा अब इंडिया ही के मैच में देखें कि आपके कप्तान, क्योंकि अगेन आपकी कप्तान की जगह भी नहीं बनती थी, वो तो 2-3 इनिंग्स हो गई, तो हमने कहा शायद हो गया T20 में, वरना वो T20 के करीब ही नहीं आता, वो वनडे का अच्छा प्लेयर है। तो अब आपकी कप्तानी देखें, टॉस जीत के आपने पहले तो उनको खिला दिया जो कि एक जुल्म था, 70% और टॉस से उधर प्रेमदासा में पहले बैटिंग। आपको पता था स्लो एंड लो, आप टारगेट लेते 150 का, आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी बॉलिंग थी। फिर जब बात आई तो अगर आपको ये भी पता था 3 दिन पहले जो माइक हसन ने कहा कि जी सलमान अली आगा ने नया गेंद करना था, अगर सलमान अली आगा ने नया गेंद करना था तो आपको 6 स्पिनर्स खिलाने की क्या जरूरत थी, आप फास्ट बॉलर खिलाते। उसके बाद एक बात का दुनिया को पता है कि पावर प्ले में वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसका ड्रिफ्ट अंदर आता है। आप उसको पावर प्ले में लाए जहाँ पे आपको उस्मान तारिक को लेके आना था, उसका एक हवा बना हुआ था, लोग उसके एक्शन को सिलेक्ट कर रहे थे। इवन इंडिया नवान साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, जितनी खूबसूरती से आपने सारी डिटेल्स बताई हैं, फैक्ट्स बताए हैं, प्रॉब्लम्स बताई हैं, मसले का हल भी बताया, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये इंतज़ामिया नहीं सोचती, क्रिकेटर्स नहीं सोचते, एट द एंड अवाम के जो जज्बात हैं वो मजरू हो जाते हैं, पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाता है। जिस तरह पीट पीट के हम कह रहे थे हम मैच नहीं खेलेंगे, इससे अच्छा तो फिर खेलते ही ना। देखें T20 क्रिकेट में आप कह कुछ नहीं सकते कि फ्लूक लग जाए, लेकिन ऑन मेरिट ऑन पेपर आपकी ये जो टीम है और फिटनेस, माइंडसेट और स्किल सेट, आपको तो इंडिया के इस मैच में उतरना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो बड़ी एक, आपने देखा होगा अभी नेपाल जिस तरह खेला है, यहाँ पे इटली जिस तरह खेला है, ये एसोसिएट मेंबर्स, क्योंकि बड़ी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है, छोटी टीम्स नथिंग टू लूज होता है, बड़ियों की रेपुटेशनल लॉस की। नुमान साहब, ऐसी सूरत हाल कुछ आज भी है, मतलब नमीबिया के खिलाफ जो मैच है उसको आसान समझा जा रहा है, लेकिन ये T20 है, जिस तरह से आपने भी अभी मिसाल दी है एसोसिएट टीम्स की, और फिर देखे जाए, अगर देखें तो जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को हराना भी आपके सामने है, तो आपकी नज़र में नमीबिया की टीम की ताकत और कमज़ोरी क्या है, और पाकिस्तान एक बार फिर क्या किसी छोटी टीम को हल्का लेकर फंस सकता है?
देखें, हम तो हमेशा हल्की टीम के साथ फंस जाते हैं। अभी हमने नीदरलैंड से बड़ी मुश्किल से मैच जीता था। हम 2022 में जिम्बाब्वे से हार गए थे वर्ल्ड कप में, यूएस से 24 में हार गए थे। वो बात नहीं है, वो तो साउथ अफ्रीका भी हार गया था नीदरलैंड से। लेकिन जो एक तो नमीबिया जो है ना, उसके लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उनके लिए एक चार्म है कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त वो टीम बाहर हो चुके हैं सुपर 8 से। पाकिस्तान गॉड फॉरबिड कुछ ऊपर ट्रिप होता है तो यूएस आगे जाएगा। अच्छा, फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तो पूरा मैच होता है तो पाकिस्तान शुड विन रिगार्डलेस ऑफ जो इनका कॉन्फिडेंस है या जो भी है। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर सरप्राइज करूंगा, आपने शुरू में भी कहा कि बाबर और शाहीन को ड्रॉप करने की बातें हो रही, मुझे शाहीन की अगर फिटनेस है, मैं इतना बता दूं कि ये ड्रॉप नहीं होंगे। अच्छा, तो ये एक क्लैन सिस्टम है, और आप देखेंगे कि आपको एक सरप्राइज मिलेगी कि हमने साहबजादा को रेस्ट करा दिया या इब्रार को बाहर कर दिया। हम इस किस्म की हरकत आएगी, बट एडमेंसी स्टफनेस आपको नजर आएगी कि वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ टू प्रूव देमसेल्व्स राइट वो जाने की कोशिश करेंगे। अहेड ऑफ सुपर 8 इनके लिए मुश्किल हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, अब हालांकि ख्वाजा नाफे को भी खिलाना चाहिए, इनको नसीम शाह या सलमान को खिलाना चाहिए, और सलमान मिर्जा को फास्ट बॉलर को, और तीसरा जो है जो इम्पोर्टेंट है वो फखर को इस टीम में आना चाहिए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि सारों के जो लॉजिकल चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। जहाँ तक नमीबिया का ताल्लुक है, लेट मी टेल यू, अगर तो कहीं बारिश हो गई, अगर तो वैसे बारिश और एक पॉइंट मिला तो पाकिस्तान कर जाएगा। लेकिन अगर बारिश हुई और मैच छोटा हो गया, फिर आप बहुत फंस सकते हैं। सर, बारिश का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया से हारने के बाद हमारे तो अरमानों पे ओस पड़ गई है। हम आंखों से बारिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, यही टीम सुपर 8 में जाएगी 99%, और यही टीम आगे सेमीफाइनल के लिए भी एडवांस करती नजर आएगी। और वो फिर आप अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में डिसेप्शन मिलेगी, क्योंकि आप अगेन फिर रुक जाएंगे कि यार ये तो बड़ी सक्सेसफुल टीम है। नुमान साहब, ये तो आप हमें समझे 99 पे लेके गए और वहाँ पे आपने हमें डंग पड़वाया। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का, और बड़े अच्छे तरीके से आपने कि जनाब कहाँ कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पर हमारी वीकनेस है, और किन को जनाब हम ले तो गए हैं लेकिन उन्हें बाहर बिठाया हुआ, उन्हें हम खिला नहीं रहे, और अगर हम उन्हें खिला लें तो जनाब बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ सकता है। लेकिन जो खतरे की खबर है वो यही है कि बाबर और शाहीन जो है वो टीम में ही रहेंगे और प्ले भी नहीं खेलेंगे भी नहीं। वो ये वाली बात होगी थी ना, हम छोटे मैच में फंस जाते हैं और भारत से हार जाते हैं। ये टैग यूएसए के साथ तो हमारा हारना चले समझ आता था, लेकिन ये नेदरलैंड्स वाला मामला भी बड़ा शेकी हो गया था, आपको याद होगा, बड़ी मुश्किल ही जीते। लेकिन चले देखें, नुमान साहब ने उम्मीदें दे दी है ना, उम्मीदें लगा लें, उम्मीद अच्छी सुपर 8 में जा रहे हैं जी, सुपर 8 में जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रोग्राम में, क्योंकि काफ़ी हमने दिल दुखा लिया है और उम्मीद भी बहाल हो गई है। अच्छी खबर दे लेते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फौरी नोटिस के बाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पुराने सोलर सारिफीन के लिए एक अहम फैसला सुनाया, और नेपरा के तरमीमी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले से सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है और जो रेट्स हैं वो नहीं बदलेंगे। यानी पुराने सारिफीन के साथ जो मौजूद मुआहदे हैं अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे, और बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए यूनिट के बदले यूनिट का तबादला जारी रहेगा। बार्टर सिस्टम चल रहा है। ये इकदाम 9 फरवरी को जारी सोलर रेगुलेशंस 2026 पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात और वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद अमल में आया। पावर डिवीज़न ने पुराने सारिफीन के हुकूक महफूज रखने की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। ताहम नए सोलर सारिफीन के लिए नई तरामीम मौसर रहेंगी। अब वो नेशनल ग्रिड को फराहम की जाने वाली बिजली के लिए फ़ी यूनिट 8 रुपये 13 पैसे वसूल करेंगे, जो मौजूदा निर्खों के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। और इसके साथ साथ नेपरा ने तरमीमी मुसव्वदात 30 दिन के लिए अवामी राय के लिए भी जारी कर दिया है, ताकि शफाफियत और शमूलियत के उसूल कायम रहें। ये फैसला पुराने सोलर सारिफीन के लिए रिलीफ और नए सारिफीन के लिए वाज़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फराहम करता है, और सोलर एनर्जी सेक्टर में इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम हो सकता है। चलें जी, अच्छी बात है। हमने बड़ा दुख का इजहार किया था, आवाम ने बड़ा दुख का इजहार किया था, प्रोग्राम में हाईलाइट भी किया था, और फाइनली कोई बेहतर डिसीजन आ गया, तो इससे आवाम फ़ायदा उठा सके। हम जाएंगे आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और नाजरीन के साथ भी, कि बच्चे की पैदाइश किसी भी ख़ानदान के लिए जी खुशी का लम्हा होता है, लेकिन एक बैंक ऑफिसर के लिए ये खुशी कानूनी जंग में बदल गई, और वफाकी मोहतसिब बराए इंसदादे हिरासत फौजिया वकार ने 30 दिन की जो
पैटर्निटी रुखसत थी वो देने पर जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया और शिकायत गुजार ऑफिसर सैयद बासिद अली को जुर्माने की रकम में से 4 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया गया और जबकि उन्हें मुकम्मल तनख्वाह के साथ 30 दिन की पैटर्निटी रुखसत देने की भी हिदायत की गई है। फैसले में वाज़ेह किया गया कि मैटरनिटी और पैटर्निटी रुखसत में फ़र्क करना सिनफी इम्तियाज़ के ज़ुमरे में आता है। मोतसिब के मुताबिक बच्चों की देखभाल सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि वालिद भी बराबर के शरीक होते हैं। मज़ीद बैंक को हिदायत की गई कि वो मैटरनिटी और पैटर्निटी रुखसत एक्ट 2023 के तहत बाकायदा पॉलिसी मुरतब करे ताकि आइंदा किसी मुलाजिम को इस हक से महरूम ना होना पड़े। ताहम ये फैसला उस वक्त सामने आया जब बैंक ने पॉलिसी मौजूद ना होने का जवाब देते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो जनाब अब ये फैसला आ चुका है, तो जो फादर ही अप्लाई कर सकते हैं बच्चे की पैदाइश के वक्त छुट्टी पे, और छुट्टी ना मिले तो जनाब फिर कार्रवाई भी हो सकती है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। पंजाब में ज़मीन के तनाज़ात, जाली इंतकाल, कब्जा माफिया और नस्लों तक चलने वाले जो अदालती मुकदमात हैं, ये सब बरसों से अवाम के लिए एक अजियत तो थे ही। अब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लैंड रेवेन्यू तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 और गैर मनकूला जायदाद की मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। पटवारी के इख्तियारात महदूद किए गए हैं, ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है और गैर कानूनी कब्जे पर सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई। जी बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि अब तनाज़ात के हल के लिए स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट देगी, जबकि हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जजेस ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे। और सवाल ये है कि क्या ये इस्लाहात वाकई ज़मीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग करेंगी या महज कागजी कार्रवाई साबित होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी डॉक्टर हलीमा मुनीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं, तरामीम आई हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और साबिका कानून की निस्बत अब क्या होने जा रहा है? अच्छा, ये जो ज़मीन का रिकॉर्ड और अराजी का रिकॉर्ड है, ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत इसको मेंटेन किया जाता है। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट जब नाफिज किया गया था, इट वाज इन 1967, तो आज से 60 इयर्स पहले। और तब भी ये जब एक्ट नाफिज किया गया था, ये बेसिकली जो 1887 का एक्ट था मोर और लेस वही था, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए थे। तो आज तक हम मोर और लेस 160 इयर्स पहले के एक्ट के ऊपर ही निज़ाम को चला रहे थे। कुछ तरामीम आई बीच में, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी अब वाली हैं। अब की तरामीम के बाइस जो तनाज़ात हैं उनका हल जल्दी किया जाएगा, टाइमलाइंस बहुत शॉर्ट कर दी गई हैं। रिमांड के जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दिए गए हैं, तो जो ज़मीन के और अराजी के तनाज़ात हैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि हलीमा साहिबा कि ज़मीन के इंतकाल के लिए ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम कैसे करेगा, और एक आम देहाती जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, इंटरनेट नहीं है उसके बाद, वो किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है? अच्छा, ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसिकली जनवरी 2025 से नाफिज कर दिया गया है और इसके अलावा मैनुअल रजिस्ट्रीज नहीं हो सकती हैं। अच्छा। पिछले साल से ये एप्लीकेबल है। अलबत्ता जो आपने पॉइंट रेस किया कि जो आम देहाती है उसके लिए ये कैसे इसको वो अप्रोच कर सकता है, तो इसमें जो आम देहाती हैं बेसिकली वो रेवेन्यू ऑफिसर या नायब तहसीलदार के पास ही जाके इंतकालात करवाते थे। तो उन सब नायब तहसीलदारों को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को सब रजिस्ट्रार की पावर्स दे दी गई हैं। तो उन्हीं के पास जाके वो ये इंतकालात करवा सकते हैं। अलबत्ता जुबानी इंतकाल नहीं होगा, रजिस्ट्री लाजमी है। ये फ़र्क आया। अच्छा हलीमा साहबा, पटवारी के इख्तियारात की ही बात हो रही है, किस हद तक जो है वो महदूद किए गए हैं, उनकी अब कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि पटवारियों से बहुत शिकायतें रही हैं लोगों को, तो ये अब निज़ाम कितना शफाफ होने वाला है? सादा लोग तो बड़े ताकतवर लोगों को भी माजी में दुआएं देते रहे, अल्लाह दिन पटवारी। अच्छा, बेसिकली पटवारी के इख्तियारात को महदूद करना ऐसा गोल नहीं है। गोल ये है कि जो लॉ में मौजूद हैं, जो भी उसके ऊपर लूप होल्स हैं, उनको कवर किया जाए। और दूसरा, पटवारी अगर लॉ के अगेंस्ट जा रहा है तो सिस्टम उसको चेक करे। सही। तो वो सारे कुछ इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। जो अब हमारा IT बेस्ड सिस्टम है, पूरा डिजिटल निज़ाम है, उसमें पटवारी बाउंड है। पटवारी क्या, सारे रेवेन्यू ऑफिसर, सारा रेवेन्यू स्टाफ, बेशक वो पटवारी हो और राजी रिकॉर्ड सेंटर हो, जो भी, अगर उसने कोई भी रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है तो सिस्टम उसको चेक करेगा, क्योंकि सब कुछ IT बेस्ड हो चुका है। इंटरेस्टिंगली रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो कि बिल्कुल एक डिजिटल निज़ाम है। सारे जितने भी ज़मीन से रिलेटेड तनाज़ात हैं उसी कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम में उनकी हेयरिंग्स भी होंगी
उसी पे डिसीजंस लिए जाएंगे, मुकम्मल शफाफियत लाई गई है। सही सब। अच्छा, पंजाब में हम देखते हैं कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ख़ानदान ऐसे होंगे जिनके विरासती तनाज़ात जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं और कभी तकसीम हुई नहीं, कभी दस्तावेज़ गुम हो गई हैं, कभी पटवारी की शिकायत है कि गलत इंतकाल कर दिया इसने। नया ऑर्डिनेंस इन तमाम उलझनों को कैसे ख़त्म करे? अच्छा, जो इनहेरिटेंस के या विरासत के तनाज़ात हैं उनके लिए भी इस नई तरमीम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाया गया है कि अगर जो वारिसान हैं उन्होंने वरासत करवानी है तो पहले ये होता था कि अगर एक गांव में वरासत है तो वो अलग से प्रोसेस होगा, दूसरे गांव में भी ज़मीन है तो उधर अलग से प्रोसेस होगा, और इस तरह ज़मीन बढ़ती जाती थी। अब वारिसान आपस में इश्तराक कर सकते हैं कि मतलब वो आपस में डिसाइड कर ले हिस्से के मुताबिक इस गांव की जितनी है वो एक वारिस ले ले, दूसरे गांव में जितनी है वो दूसरी ले ले, हिस्से उन्होंने बरकरार रखने होंगे। अलबत्ता ये इश्तराक की ऑप्शन अब विरासत में भी दे दी गई है, और इसके अलावा भी इश्तराक की बहुत ज़्यादा डिमांड आती थी। हमें महसूस होता था कि लोगों की ज़मीन जो स्कैटर्ड है उसको यूनिफाई करने का, उसको मुश्तरका करने से उनको ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, तो वो भी इस तरमीम में ऐड कर दिया और गया है। यकीनन ये जो ज़मीनी लड़ाइयाँ होती हैं, मसले होते हैं, ये हल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब स्क्रूटनी कमेटी को जी 30 दिन की रिपोर्ट देनी, 30 दिन में रिपोर्ट देनी है, पाबंद किया गया है। तो क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूद है, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम 30 दिनों में ये सारी पेचीदा जो चीज़ें हैं इनको हल कर सकें? बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि अब सारा जो रिकॉर्ड है ज़मीन का वो डिजिटाइज हो चुका है। जो स्क्रूटिनी कमेटी है उसमें सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके पास डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड का एक्सेस है। ठीक, तो एक तो वो उधर से कर सकते हैं। दूसरा, स्क्रूटिनी कमेटी की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, दिस इज आल्सो थ्रू सॉफ्टवेयर, पूरा IT बेस्ड निज़ाम है, उसके ऊपर ही स्क्रूटिनी कमेटी को एप्लीकेशंस रिसीव होंगी, उधर ट्रैकिंग हो रही होगी, और इवन ये हायर लेवल के ऑफिसर्स तक, इवन चीफ मिनिस्टर लेवल तक भी वो डैशबोर्ड विजिबल है। और वहाँ पे प्रॉपर इसकी ट्रैकिंग की जाती है कि किस लेवल पे स्क्रूटिनी कमेटी ने किस केस को कितनी देर पेंडिंग रखा है। सही सही सही। डॉक्टर साहब, अब केसेस को लोअर कोर्ट में रिमांड वापस भेजने का जो इख्तियार है, जो अथॉरिटी है, अब सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होगी। इस तब्दीली से अगर हम देखें तो जुडिशल सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा और कितने हम कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक पर आ जाएंगे केसेस? अच्छा, ऐसा है कि कोई भी केस का अगर फैसला होता है तो जो मुखालिफ पार्टी है जिसके हक में फैसला नहीं होता वो अपील में चले जाते हैं फ़ौरन। राइट। और जब अपील में जाते हैं तो जिस कोर्ट में अपील में जाते हैं वो कोर्ट अक्सर क्या करता रहा है कि वापस रिमांड कर देता है ट्रायल कोर्ट को, जहाँ पे पहले फैसला होता है कि आप दोबारा से इसकी हेयरिंग्स और दोबारा से इसका फैसला करें। और इसी रिमांड की वजह से बहुत महीनों क्या साल तनाज़ात चलते रहते हैं। तो अब ये जो रिमांड की जो अथॉरिटी है, ये सिर्फ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, विच इज़ द टॉप मोस्ट हायरार्की रेवेन्यू में, तो उसके अलावा कोई और नीचे रिमांड नहीं कर सकेगा। एडिशनली अपील का टाइम भी 30 डेज तक लिमिट कर दिया गया। अपील, रिव्यू, रिवीजन सब कुछ 30 डेज के अंदर अप्लाई भी करना है और उसका फैसला भी 30 डेज में होना है। तो टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दी गई हैं। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ज़मीन की तकसीम के लिए नए तरीक़ाकार में नई इस्लाहात भी आ रही हैं। अब हम देखते हैं कि कब्ज़ा माफिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कुछ लोगों की ज़मीन कब्ज़ा की होती है, कुछ ओवरसीज़ भी ये बड़ी कंप्लेन करते हैं कि हमने यहाँ लैंड तो ले रखी है लेकिन पीछे कब्ज़ा हो गया, कोई देखने वाला नहीं था। ये कितनी शफाफियत होगी, उनकी कितनी सिक्योर होगी ज़मीन इस सिस्टम में? बिल्कुल, जो सारा लैंड रिकॉर्ड है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एंटर्ड है लैंड रिकॉर्ड में, उसको एंटर करवाने का तरीका भी बहुत आसान है। करीब तरीन अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएं, शनाख्ती कार्ड एंटर करवाएं। आपके शनाख्ती कार्ड के जरिए लैंड रिकॉर्ड दुनिया में कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और आपको आइडिया, मतलब क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आपके रिकॉर्ड में कहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अब जो तरामीम आई हैं उनमें कब्जा इज ऑल्सो टू बी मैंशनड, वो भी ज़रूर कब्जे की भी मेंशन करना ज़रूरी है इन द लैंड रिकॉर्ड। तो इस वजह से वो जो आप कह रही हैं कब्जा कोई और कर लेते हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कौन कौन से चोर दरवाजे हैं, क्योंकि कब्जा माफिया बड़ा एक्टिव था। हम देखते हैं एक्स PM है तो वो CC पे सिर्फ इस बेस पे लगा रहा है कि जनाब उसने उसके किसी रिश्तेदार का कब्जा छुड़वा दिया था। बहुत सारे केसेस हैं, बड़े नाम है, मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन ये बताएं कि ये चोर दरवाजे कैसे बंद किए आपने कि कब्जा माफिया का रास्ता रोका जाए? बेसिकली सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि तकसीम नहीं होता रहा लैंड, मुश्तरका खेवट चलते आ रहे हैं, और उसकी वजह से मुश्तरका मालिकान जब तक तकसीम नहीं होगा और वो अकेला मालिक नहीं होगा अपने खेवट में, तब तक वो उधर कब्जा इंश्योर नहीं करवा सकता। जब मुश्तरका खेवट होता है उसमें तमाम मालिकान का वो कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, उनकी मर्जी होती है, या आपस में उन्होंने वनडे की हो। तो ये जो पार्टीशन का मैंने आपको बताया, तकसीम की टाइम लिमिट जो है वो 60 डेज कर दी गई है।
और तकसीम अगर 60 दिन के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर नहीं करता तो केस ऑटोमेटिकली असिस्टेंट कमिश्नर को मार्क हो जाएगा। और देन अगेन ये सारा वही जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होंगे। इस वजह से जब तकसीम होता जाएगा, लैंड या ज़मीन की तकसीम होती जाएगी, उस तरह से ये कब्जा माफिया कंट्रोल होती है। बहुत शुक्रिया हलीमा साहिबा आपके वक्त का। और वाकई जी बहुत ज़बरदस्त इकदाम होने जा रहा है, सिस्टम में तब्दीली हुई है, आवाम के लिए फ़ायदा होगा। और आपके जो ज़मीनी मसाइल हैं और फिर ज़मीन को तकसीम करने के मसाइल, ये सारे मसाइल जी इस सिस्टम के थ्रू हल हो सकते हैं। शफाफियत को यकीनी बनाया गया और आई होप कि आवाम के लिए ये मददगार भी साबित हो। अब प्रोग्राम से जी उज़ैर जाते जाते एक इंटरेस्टिंग खबर मैं शेयर कर देती हूँ। इंसान हमेशा से चाहता था कि वो कभी मरे ना, और शायद अब टेक्नोलॉजी ने इसका एक रास्ता ढूंढ भी लिया है। मेटा ने एक ऐसा निज़ाम तैयार किया है जो आपके मरने के बाद भी आपकी जगह सोशल मीडिया पर पोस्टें करेगा, कमेंट्स करेगा और बिल्कुल आपके लहजे में बात भी करेगा। और इसे ग्रीफ टेक कहा जा रहा है, यानी गम बांटने वाली टेक्नोलॉजी। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि एक इंसान इस दुनिया से जा चुका हो मगर उसका अकाउंट ऑनलाइन है और लोग जवाब भी दे रहे हैं। वैसे बड़ी हैरत अंगेज बात है। ये तसव्वुर जितना जदीद है उतना खौफनाक भी है। मेटा का कहना है कि ये इसलिए है ताकि अपनों के जाने से जो खला पैदा होता है उसे भरा जा सके। लेकिन नाक़दीन ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इंसानी जज्बात के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या हम हकीकी और मसनूई के दरमियान फ़र्क भूल जाएंगे? कंपनी का कहना है कि अभी ये सिर्फ एक कागज़ पर ही मौजूद है। ख्याल है कि ये पेटेंट हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखा रहा है जहाँ अलविदा कहना शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि सोशल मीडिया पोस्ट करेगा, लोग कहते हैं कि हम तो बादस मर चाहते हैं, हमारा जो फ़ोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी के हाथ ना जाए, आपका किसी के हाथ लगे। और उज़ैर कितनी सरप्राइजिंग चीज़ है, हम देखते होते थे मूवीज़ में गाड़ियाँ उड़ रही हैं, रोबोट, वो सब कुछ होने जा रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब सोशल मीडिया वो कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी करें, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। मेटा बाप को कह रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स को कह रहा है कि सांसें रुक जाएं, लेकिन पोस्टें नहीं रुकनी चाहिए। तो आपको पकड़ने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या करेंगे? प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। कल मुलाकात होगी और इफ्तार ट्रांसमिशन में होगा। और अगर रोज़ा होगा तो इफ्तार ट्रांसमिशन में सदाए रमज़ान में आपसे मुलाकात होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।